एपिसोड की शुरुआत में हम फेचिंग सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हमें साल 1996 दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लेडी रात को अपनी साइकिल से घर जा रही थी। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है और सड़कों पर कोई भी नहीं था, जहाँ पर उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी। पर तभी एक रेनकोट पहना हुआ लड़का, जिसका फेस पूरी तरीके से कवर था, वो अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो उसके पास आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे वहाँ पर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बालकनी से कोई अपना एक गमला फेंकता है, जो कि उस लड़के पर जाकर गिरता है और वो इंजर्ड होकर वहाँ से फटाफट भाग जाता है। इसके अगले दिन हम अपने ड्रामा के मेन लीड शाओलू को देखते हैं, जो कि नींद में अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का सपना देख रहा था। पर तभी उसकी मॉम नींद से आकर उसे जगाने लग जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि आज उसका कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो उसे मिस नहीं करना है। इसीलिए अब शाओलू भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहाँ उसकी मॉम बोल रही होती है कि उसके टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं कि वो पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा है, उसे बस थोड़ा सा और हार्ड वर्क करके एंट्रेंस एग्जाम किसी भी तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कम मार्क्स लेकर डिप्रेशन में चला जाए और आजकल के बच्चों की तरह कुछ गलत कदम उठा ले। जिस बात पर शाओलू काफ़ी लाइटली जवाब देता है कि वो भले एग्जाम में फेल हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अब मॉम और डैड यहाँ पर बहस करने लग जाते हैं कि उनका बेटा किस पर गया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ही सीधा और डेडिकेटेड बच्चा है। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा देर रात तक बाहर घूमे, क्योंकि वो जानते थे कि सिटी के अंदर एक मास्क लगाए हुआ परवर्ट घूम रहा था, जो कि उनके बेटे को कहीं लड़की समझकर उसका फायदा ना उठा ले। इस बात पर शाओलू बोलता है कि आप लोग चिंता मत करो, अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद हम शाओलू को उसके बेस्ट फ्रेंड गुआंग के साथ एक फूड फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों के पेरेंट्स भी काम करते थे। और यहाँ पर इन दोनों की एक फ्रेंड, जिसका नाम शिनजुआन है, वो इस फैक्ट्री के अंदर काम करती है। उसी को गुआंग आज प्रपोज करने वाला था, क्योंकि वो उसे काफ़ी टाइम से पसंद करता था। जो सुनकर शाओलू उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि उसे एग्जाम का दिन ही मिला था उसे प्रपोज करने के लिए। तो गुआंग उसे बताता है कि आज शिनजुआन का बर्थडे है और इससे अच्छा दिन तो उसे कोई मिल ही नहीं सकता, और वो उसे सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता है। तभी शिनजुआन वहाँ पर आ जाती है। उसे देखते ही गुआंग उसे बहुत सारी मैगजीन, स्नैक्स वगैरह गिफ्ट में देता है और उसके लिए गाना भी परफॉर्म करने वाला था। वो उसे बताता है कि वो उसे मिडिल स्कूल से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर शिनजुआन उसे रूडली बोलती है कि वो इस सब के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसकी वर्क प्लेस पर ऐसा ड्रामा ना करे। ये सुनकर शाओलू को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि गुआंग तो बस उसे बर्थडे विश करना चाहता था, तो वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। ऐसा बोलकर वो शिनजुआन को रोकने लग जाता है, पर वो भागकर फैक्ट्री के अंदर चली जाती है और वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के, जिसका नाम दाईजेंग था, उसे गुआंग और शाओलू की शिकायत कर देती है कि वो उसे परेशान कर रहे हैं। जो सुनकर ये लोग गुआंग और शाओलू को पकड़ लेते हैं और उन्हें धमकाने लग जाते हैं कि उन्हें शिनजुआन जैसी ब्यूटीफुल लेडी को परेशान क्यों किया। अब उन लोगों को सिक्योरिटी ऑफिस चलना होगा ताकि वो इस सब के बारे में बात कर सके। जो सुनकर शाओलू उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आज उसका एग्जाम है और अगर वो लेट हो गए तो उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। पर दाजेंग उसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अब गुआंग दाजेंग को धमकी देता है कि वो नहीं जानता है कि शाओलू का कज़न कौन है। असल में शाओलू का कज़न जियांग था, जो कि पहले फूड फैक्ट्री में ही काम करता था, पर फिर वो हांगकांग चला गया और वहाँ पर उसने अपनी एक गैंग बना ली। ये बात सुनते ही दाजिंग को भी उस पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए अब इन लोगों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर गुआंग को उन लोगों ने पकड़ लिया था और शाओलू उनसे बचकर भाग रहा था। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड की, जिसका नाम था बाइलान। वो जैसे अपना सूटकेस लेकर फैक्ट्री के अंदर एंटर करती है तो शाओलू उसे देखे बिना उसका सूटकेस उठा लेता है और उससे इन लोगों से यहाँ पर लड़ाई करने लग जाता है। पर तभी दाजेंग बीच में आता है तो शाओलू अब उसके ऊपर सूटकेस फेंकता है, जिसकी वजह से बाइलान का सूटकेस पूरा टूट जाता है और उसके सारे कपड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिस मोमेंट में वहाँ पर शाओलू के लिए जैसे सब कुछ स्टॉप हो गया हो और वो बस बाइलान को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। पर वो गुस्से में उसके पास आती है और अब उन सभी को सेक्रेटरी ऑफिस में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी ऑफिस के हेड, जो कि असल में गुआंग के डैड थे, वो सबसे पहले शिनजुआन से पूछते हैं कि उनके बीच लड़ाई किसने शुरू की थी। तो वो झूठ बोल देती है कि वो तो वहाँ पर थी ही नहीं और बचकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर सभी बॉयज उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई तो उसी की वजह से शुरू हुई थी। शाओलू अब यहाँ पर गुआंग के डैड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, वरना उसे एग्जाम में लेट हो जाएगा। पर गुआंग के डैड उसे कहते हैं कि ये सब तो उसे फाइट करने से पहले सोच लेना चाहिए था। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी जी आ जाता है, जो कि जियांग को हेट करता था, इसीलिए वो शाओलू को भी परेशान करने लग जाता है और कहता है कि ज़रूर ये फाइट उसी ने की होगी। वो बिल्कुल अपने कज़न के जैसा है, क्योंकि यहाँ के वर्कर्स तो एकदम डिसिप्लिन्ड है और वो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करेंगे। जो सुनकर शाओलू को गुस्सा आ जाता है।
वो सेक्रेटरी जी से बोलता है कि वो ना उसे सबक जरूर सिखाएगा। दूसरी तरफ हम बाइलान को देखते हैं जो कि अपना टूटा हुआ सूटकेस संभाल रही होती है और हम जान पाते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर डॉक्टर की पोस्ट पर आई थी। जब बाइलान से यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या वो जानती है कि फाइट पहले किसने शुरू की, तो यहाँ पर शाओलू का नाम लेती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ की लोकल पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और शाओलू जाते जाते बाइलान से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये सब कुछ यहाँ पर खत्म नहीं होता, वो उसे बाद में देख लेगा। तो बाइलान भी उसे जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हें ना मुझे एक नया सूटकेस भी ला कर देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पुलिस शाओलू को लेकर जा रहा था वो उसे रास्ते में ही छोड़ देता है क्योंकि वो जानता था कि शाओलू अच्छा लड़का है, उसने फाइट नहीं करी होगी। वो उसे जल्दी से शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी से एग्जाम सेंटर में पहुंचकर अपना एग्जाम दे सके। लेकिन जैसे वो सेंटर में पहुंचता है तब तक एग्जाम शुरू हो चुका था, इसीलिए उसकी काफ़ी कोशिश करने पर भी उसे एंट्री नहीं दी जाती। तभी वहाँ पर गुआंग भी आ जाता है, जिसे देखकर शाओलू थोड़ा सा शॉक था। वो उससे कहता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो एग्जाम हॉल में होना चाहिए था ना। तो गुआंग उसे बोलता है कि वो भला अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर एग्जाम देने के लिए कैसे जा सकता था, और उसने वैसे भी पढ़ाई नहीं की थी तो वो फेल होने वाला था। लेकिन उसे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो तो एग्जाम पास करके कॉलेज में जा सकता था। पर अभी लोग स्कूल के बाहर ही बैठकर शुगरकेन खाने लग जाते हैं और एग्जाम खत्म होने का वेट कर रहे थे। चाहे लोग यही बात कर रहे थे कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में कैसे बताएंगे और वो अपने फ्यूचर में क्या करेंगे क्योंकि उन्होंने एग्जाम तो स्किप कर दिया था। चाहे लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को एग्जाम मिस होने के बारे में नहीं बताएंगे और उनकी तरह ही टाउन की फूड फैक्ट्री में जॉब करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो लोग सिर्फ पढ़ाई से ही आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि वो लोग स्किल से भी आगे बढ़ सकते थे। दूसरी तरफ हम शाओलू के मॉम डैड को देखते हैं जहाँ पर मॉम कुछ गुड लक पोस्टर्स बना रही थी ताकि वो शाओलू को उसके एग्जाम के लिए चेयर कर पाए। जहाँ वो डैड को ये भी बताती है कि वो पढ़ाई के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट है पर वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करता है और पढ़ाई को मजाक में लेता है जो कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो वो नहीं चाहती कि शाओलू फेल हो जाए। पर तभी वहाँ पर हवा चलने की वजह से उनका बनाया हुआ पोस्टर खिड़की से बाहर उड़कर चला जाता है, जो साइन था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जी बाइलान को मिलवाने के लिए डायरेक्टर ऑफिस में लेकर जाते हैं, जहां डायरेक्टर गुस्से में जियांग से ही फोन पर बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा। पर तभी जियांग अपने दो दोस्त जिनका नाम था पिग टीथ और डम्प जार, उनके साथ सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में आ जाता है और उसके भाई यानी कि शाओलू को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शाओलू पुलिस स्टेशन के अंदर होगा। तो सेक्रेटरी जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि उसके भाई ने ये लड़ाई शुरू की थी और उनके पास आई विटनेस भी है जो कि बाइलान है। जो सुनकर जियांग सेक्रेटरी जी को वार्न करता है कि अगर उसे पहले की तरह जियांग के हाथों मार नहीं खानी है तो वो उसे कुछ भी ना बोले। जो सुनकर बाइलान उसे बोलती है कि शाओलू ने गलती की है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। जो सुनकर जियांग सेक्रेटरी को पकड़ लेता है और वहाँ के सारे दरवाजे बंद करवाकर बाइलान को फोर्स करने लग जाता है। वो जल्दी से कॉल लगाकर शाओलू को पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए बोलता है पर बाइलान उसकी बात नहीं मानती और उल्टा उसे सेक्रेटरी का गला दबाने से रोकने के लिए उसके सर में एक कांच की चीज से वार करती है, जिसकी वजह से जियांग के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा और उसके दोस्त सब उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जियांग को शाओलू के पास लेकर जाते हैं और शाओलू को सब कुछ बताते हैं कि कैसे एक लेडी ने जियांग को हिट कर दिया। जो सुनकर वो सोचने लग जाता है कि आखिर किसने किया होगा। पर तभी जियांग को भी होश आ जाता है और बाइलान भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि जियांग को उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो उसे कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। पर जियांग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और ना ही बाइलान उसके बिना यहाँ से जाने वाली थी। अब क्योंकि जियांग बाइलान को हिट करके सबक नहीं सिखा सकता था क्योंकि वो एक लड़की है, इसीलिए वो उसके साथ बिलियर्ड्स खेलने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर वो हार गया तो वो उसके साथ हॉस्पिटल चला जाएगा। अब उनके बीच में गेम शुरू होता है जहाँ पर जियांग अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बाइलान भी एकदम उसे टक्कर दे रही थी। जैसे इतने अच्छे से गेम खेलता हुआ देखकर वो भी हैरान रह गया था, पर क्योंकि उसके सर में चोट लगी हुई थी इसीलिए उसकी जगह पर खेलने के लिए अब शाओलू आ जाता है। जहाँ पर लाइट जाने के बाद भी ये लोग टॉर्च जलाकर गेम को कंटिन्यू रखते हैं और शाओलू इतना अच्छा खेल रहा था कि वो बस जीतने ही वाला था। पर तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं और चिल्लाकर उससे पूछते हैं कि आखिर वो एग्जाम के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहा है, जिनसे बचने के लिए शाओलू यहाँ से बाहर भागता है, जहाँ बाहर जियांग उसे अपनी बाइक पर बैठाकर लेकर चला जाता है। अब हम इन लोगों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जियांग उससे बोलता है कि वो एग्जाम में तो फेल हो चुका है तो अब वो क्या करेगा। इस पर शाओलू उससे पूछता है कि जब वो उसकी एज का था तब उसने क्या किया था, क्योंकि शाओलू उसे अपना आइडियल मानता था और वो उसी की तरह बनना चाहता था। पर जियांग उसे बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि शाओलू उसकी तरह बने क्योंकि उसने कोई भी अच्छे काम नहीं किए थे, इसीलिए वो उसे फूड फैक्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वहाँ से वो अपना फ्यूचर बना सके। यहाँ से फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुआंग और शाओलू को फूड फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल चुकी थी। वहाँ पर शिनजुआन के कहने पर शाओलू फूड फैक्ट्री में स्पीकर पर एक स्पीच देता है
जो स्पीच उसकी और गुआंग की मॉम दोनों ही सुन रही थी। गुआंग की मॉम यहाँ पर शाओलू की तारीफ कर रही होती है कि उसकी वजह से उनके बेटे को भी यहाँ पर नौकरी मिल गई और वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। पर तभी शाओलू अपनी स्पीच शुरू करता है, जहाँ वो बोल देता है कि उसने एग्जाम स्किप कर दिया था और वो यहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ बातें भी बोल देता है जो कि उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, जिस वजह से उसकी मॉम को थोड़ी सी एम्बैरसमेंट फील होती है। अब स्पीच देने के बाद शिनजुआन और शाओलू दोनों ही भूल जाते हैं कि उनका स्पीकर अभी भी ऑन है। वो दोनों यहाँ पर बाइलान के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि वो उनकी फैक्ट्री की नई डॉक्टर है और बाइलान ने एक बार किसी को चाकू से भी मारा था। इस चीज़ के लिए उसके ऊपर एक केस भी हुआ है, जो कि पूरी फूड फैक्ट्री के साथ साथ बाइलान भी सुन रही थी। पर वो ये सब करके कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कोई सारी बातें सुनकर उसे देखकर एकदम डर ही जाता है। दूसरी तरफ शाओलू की माँ उस पर आकर चिल्लाती है और बताती है कि माइक अभी भी चालू है। इसके बाद अब शिनजुआन जब अपनी डॉर्म के अंदर होती है तब उसे पता चलता है कि उसकी रूममेट बाइलान है, जहाँ पर वो देखती है कि वो फैंटेसी रोमांटिक बुक पढ़ा करती थी, जो बात वो अगले दिन शाओलू और गुआंग को जाकर बता देती है। वो बोलती है कि बाइलान तो बहुत ही ज्यादा अजीब लड़की है क्योंकि वो ऐसी बुक्स पढ़ती है, जो सुनकर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद शिनजुआन उन्हें उनकी जॉब लोकेशन पर लेकर जाती है। उन लोगों का फैक्ट्री के अंदर मैकेनिकल वर्क था और यहाँ पर ये लोग अपनी टीम से मिलते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग उनके पेरेंट्स को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो उन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं और उन्हें उनकी यूनिफॉर्म के साथ साथ कुछ इक्विपमेंट्स भी देते हैं, जिसके अंदर एक रेड मास्क भी था। उस यूनिफॉर्म को पहनकर ही दोनों ही बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कैंटीन के अंदर एंट्री लेते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग ऐसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पर सभी लोगों ने इस तरीके से देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब रात के समय हम बाइलान को देखते हैं, जो कि साइकिल लेकर उसी सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। तभी वो मास्क वाला परवट लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है, जहाँ हम उस मास्क वाले परवट लड़के को बाइलान के पीछे देख पाते हैं, जो कि सीटी बजाकर उसे रोक देता है और एकदम से उसके पास आने लगता है, जो देखकर बाइलान उससे फाइट करने लगती है और वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। पर उसने अपने फेस पर एक रेड मास्क पहना हुआ था, जो कि जाते जाते वहाँ पर अपना मास्क गिरा देता है। और जब बाइलान उस मास्क को चेक करती है तो उस पर शाओलू का नाम लिखा हुआ था। जिसके अगले दिन हम डायरेक्टर शाओलू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो कल रात कहाँ पर था, क्योंकि उसका मास्क उन्हें उस रेनकोट वाले पर्वर्ट से मिला था। जिस पर वो कहता है कि वो भला उस पर शक कैसे कर सकता है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। और रही बात कल रात की, तो वो गुआंग के साथ मूवी देखने के लिए गया हुआ था, जहाँ वो ये बोलता है कि ज़रूर किसी ने उसका मास्क चुरा लिया होगा। ये सुनकर बाइलान वहाँ पर आ जाती है। वो शाओलू से कहती है कि उसे यकीन है कि वही वो पर्वर्ट बनकर आया हुआ था, क्योंकि वो तो बाइलान से वैसे भी बदला लेना चाहता था। पर शाओलू ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो यहाँ से मास्क उठाकर जाते हुए ये बोलने लग जाता है कि अगर उसने अपने आप को सही प्रूव कर दिया तो बाइलान को उसे माफ़ी मांगनी होगी। अब पूरी फैक्ट्री के अंदर ये बात फैल गई होती है कि बाइलान पर कल रात उस पर्वर्ट ने हमला किया था, जहाँ पर गुआंग की मॉम सीनियर डॉक्टर के सामने यहाँ पर बाइलान की गलती निकालने लग जाती है कि वो जिस तरीके के कपड़े पहनती है उससे उसके पास ऐसे लोग तो ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। जो चीज़ बाइलान सुन लेती है और वो उनके पास आकर बोलती है कि अगर वो उनके जैसे कपड़े भी पहन लेगी ना, तभी भी उसके साथ ऐसा ही होगा। उसी वक्त सेक्रेटरी जी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि बाइलान की साइड लेने लग जाता है, जहाँ दूसरे डॉक्टर को बताती है कि आज सारे वर्कर्स का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो मैं करूँगी। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है कि ये काम तो दूसरे मेल डॉक्टर भी कर सकते हैं, पर वो ये काम खुद करना चाहती थी ताकि उसे पता लग सके कि वो जो पर्वर्ट है कहीं वो उनकी फैक्ट्री में से तो नहीं है, क्योंकि कल रात उसने उसको इंजर्ड कर दिया था। वो फिर सभी लोगों से फॉर्म फिल करवाती हैं और सभी मेल्स यहाँ पर उससे पूछ रहे थे कि क्या वो उन्हें अनड्रेस करके चेक करेगी, तो वो उनसे बोलती है कि ये उसका काम है और बस एग्जामिनेशन करना है। वो फिर सभी लड़कों को लाइन में खड़ा कर देती है और सबसे पहले शाओलू को पीछे मुड़कर अनड्रेस होने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी लोग उसी कार्टून वाली अंडरवेयर को देखकर उस पर हंसने लग जाते हैं। और जब बाइलान उसे वो भी उतारने के लिए बोलती है तो वो वहाँ से इरिटेट होकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू जियांग के साथ लंच कर रहा होता है, जहाँ जियांग उसे बोलता है कि अगर उस लड़की ने वापस से उसको बुली किया ना, तो शाओलू को उससे फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। जियांग उसे ये भी बताता है कि आज वो एक गैंग से भी बात करने वाला है, जिसका बॉस था हो, क्योंकि बॉस हो ने उनके फैक्ट्री के एरिया में उनकी ही जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था और वो उनसे आज रात निपटने वाला था। जिसके बाद अब शाओलू गुआंग से बात कर रहा होता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि अगर उसे अपने आप को प्रूव करना है तो उसे असली स्टॉकर को ढूंढकर उसे पकड़ना होगा, जिस चीज़ के लिए मदद लेने के लिए वो शिनजुआन के पास जाता है। वो उसे बोलता है कि वो लोग बाइलान को गलत साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वो शाओलू को बहुत ज़्यादा बुली कर रही थी। इस पर शिनजुआन भी मान जाती है और अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो स्टॉकर बस शाम को 7 बजे स्ट्रीट के अंदर नजर आता है, तो वो लोग शिनजुआन को रेडी करके वहाँ पर भेजेंगे।
ताकि जैसे ही वो स्टॉकर उस पर हमला करेगा तो वो सभी लोग आकर उसे पकड़ लेंगे। ये सुनते ही गुआंग थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि अगर वो लोग शिनजुआन को भेजेंगे तो उसे वो स्टॉकर हर्ट भी कर सकता है, और क्योंकि वो उसे पसंद करता था तो वो उसे वहाँ पर नहीं जाने दे सकता था। इसीलिए अब ये लोग गुआंग को ही लड़की बनाकर स्ट्रीट में भेज देते हैं जहाँ पर वो स्टॉकर हमेशा आया करता था। पर जब गुआंग लड़की बनकर वहाँ पर जाता है तो बॉस वो अपनी गैंग के साथ वहीं पर बैठा हुआ था और जियांग का ही वेट कर रहा था, जहाँ जियांग भी छुपकर उसी का वेट कर रहा था। पर इसी बीच बॉस गुआंग को लड़की समझकर छेड़ देता है और उसे पकड़ने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर शाओलू वहाँ पर जाकर बॉस हू की गैंग से फाइट करता है और गुआंग को वहाँ से भगाकर ले जाता है, जो सब कुछ देखने में काफ़ी फनी था। पर ये सब लोग उनके पीछे पड़ गए थे। जब जियांग और उसके लोग शाओलू को देखते हैं तो वो लोग भी अब बॉस की गैंग के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि शाओलू और गुआंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं कि ना ही वो उस पर्वत को पकड़ पाए और उनकी वजह से जियांग का बिजनेस भी रुइन हो गया। यहाँ पर अभी लोग सोच रहे थे कि उन्हें एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो कि ब्यूटीफुल तो हो ही, पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हो, ताकि उसकी मदद से वो लोग उस स्टॉकर को एक ही बार में पकड़ सके। जिस पर गुआंग कहता है कि उसने अभी तक बाइलन की जैसी ब्यूटीफुल और ब्रेव लड़की तो नहीं देखी। पर तभी अचानक से पूरी कैंटीन के अंदर एक पिग आ जाता है जो कि पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और सभी लोग उससे डर रहे थे। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर नियो की बेटी यिंग की, जो कि उस पिग को बहुत ही ब्रेवली कंट्रोल कर लेती है। और यहाँ जैसे ही वो पिग बाइलन को हर्ट करने वाला था तभी शाओलू उसे बचा लेता है, पर बाइलन उसे परवर्ट बोलकर अपने आप से दूर कर देती है। अब शाओलू यहाँ पर सोचने लग जाता है कि उनके प्लान के लिए यिंग बहुत ही बेस्ट लड़की रहेगी, इसलिए वो उसे अपना प्लान बताता है और उसे समझाता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेगी तो वो लोग स्टॉकर को पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसने उसकी जैसी ब्रेव और ब्यूटीफुल लड़की अभी तक नहीं देखी। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद ये लोग उसे एकदम तैयार करके उसी स्ट्रीट में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई थी, जो देखकर शाओलू को यकीन था कि अब तो वो लोग स्टॉकर को पकड़ लेंगे। पर यिंग यहाँ पर स्ट्रीट में जाकर जोर जोर से उस स्टॉकर को चैलेंज करने लग जाती है और उसे उसके सामने आने के लिए बोलती है, पर कोई भी उसके सामने नहीं आता। लेकिन बेचारे शाओलू का ये प्लान भी फेल हो गया था, क्योंकि यिंग कुछ ज़्यादा ही ब्रेव लड़की थी। ऐसी हरकतें करने से तो वो स्टॉकर कभी भी उनके सामने नहीं आएगा। जिसके बाद वो सोचता है कि अब तो उसकी हेल्प सिर्फ बाइलान ही कर सकती है, इसलिए वो उसे डायरेक्ट बात करने की बजाय सबसे पहले उसकी साइकिल में एक पिन लगा देता है, ताकि जब उसकी साइकिल पंचर हो जाए तो वो उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने प्लान में शामिल कर सके। इसलिए वो पूरे रास्ते बाइलान का पीछा करता है और याद करने लग जाता है कि कैसे वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, और जब वो पहली बार उसके सामने आई थी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उसे एकदम इम्प्रेस हो गया था। पर तभी वो होश में आता है और याद करता है कि नहीं मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ये लड़की तो बहुत ही रूड है। अब बाइलान की साइकिल भी पंचर हो गई थी। एकदम से यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, तो शाओलू उसके सामने आकर उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर वो उसे कहती है कि जानबूझकर तुम ही ने किया है ना। वो उसे अपनी साइकिल ठीक करके उसके डॉम में वापस लौटाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो उसे क्लियर करता है और बताता है कि वो बस उसकी हेल्प चाहता है अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए और स्टॉकर को पकड़ने के लिए। पर बाइलान बारिश की वजह से भीग गई थी, तो लू उसे देखने लग जाता है, जो देखकर बाइलान को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन शाओलू उसकी बाइक ठीक कर देता है, पर उसे काम करते वक्त गुआंग देख लेता है और उससे पूछता है कि वो बाइलान के लिए इतना क्यों कर रहा है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगा। पर शाओलू कहता है कि नहीं वो तो सिर्फ उसकी हेल्प लेना चाहता है उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी वो दोनों बाहर खड़े कुछ वर्कर्स को बाइलान के बारे में बात करते हुए सुनते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो किससे शादी करेगी, ये सब बेट लगा रहे होते हैं कि आखिर सबसे पहले बाइलान को इम्प्रेस कौन करेगा। ये सुनकर शाओलू को उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन पर एक स्क्रू फेंक कर मारता है और अगली बार से उसके बारे में ऐसी बातें करने से मना करता है। जो सुनकर गुआंग उससे पूछता है कि वो तो बाइलान को हेट करता था ना, तो भला वो उसे पसंद कैसे करने लग गया, कहीं कैंटीन वाले इंसिडेंट के बाद उसके अंदर उसके लिए फीलिंग तो नहीं आ गई। पर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वो बाइलान को पसंद करता है और ना ही बाइलान उसे पसंद करती है, क्योंकि उनके बीच में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर गुआंग उसे आइडिया देता है और बताता है कि अगर सब फैक्ट्री वर्कर्स बाइलान को इम्प्रेस करने के बहाने उसे परेशान करने लग जाए तो वो उसे उन वर्कर्स से बचाकर उसे इम्प्रेस कर सकता है और फिर उसकी मदद भी ले सकता है स्टॉकर को पकड़ने में। जिस पर शाओलू भी हाँ कर देता है। जिसके बाद हम बाइलान को देखते हैं जो कि डिनर करने के लिए चाहती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसके बारे में ही बात कर रही थी कि वो तो एक मर्डरर है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे र्यूमर्स कुछ टाइम पहले ही वायरल हुए थे। लेकिन वो तो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे। तभी वहाँ पर अफांग नाम की एक लड़की बाइलान को रोक देती है और कहती है कि उसे इन लड़कियों की बात को माइंड नहीं करना चाहिए, चाहे इन दोनों में थोड़ी सी बातें होती है और ये लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि बाइलान भी अफांग को कुछ नोट्स देती है ताकि वो अब्रॉड पढ़ने जाने के लिए तैयारी कर सके। अगले दिन अब शाओलू बाइलान की साइकिल लेकर उसकी डॉम के बाहर खड़ा हो जाता है,
जो देखकर वो थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि शाओलू अपने काम को लेकर इतना भी सिंसियर होगा। वो उसे बताता है कि सारे वर्कर्स उसे इम्प्रेस करने में और उसके साथ फ्लर्ट करने में लगे हुए हैं, तो अगर वो उन सबसे उसे बचाएगा तो बाइलान को भी उसका नाम क्लियर करने में उसकी हेल्प करनी होगी और ये प्रूव करना होगा कि वो स्टॉकर नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम बाइलान को अपने कैबिन में देखते हैं जहाँ पर एक वर्कर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बताता है कि कैसे जब से उसने उसका बटक देखा है तब से उसे ना वहाँ पर काफ़ी अनईजी फील हो रहा है, इसीलिए वो एक बार उस जगह पर उसे चेक कर ले। जो सुनकर वो उसे सबक सिखाने के लिए बोल देती है कि अगर ऐसा है तो वो उसे इंजेक्शन लगा सकती है, जिससे कि वो बंदा डर जाता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी से भी आ जाता है जो उस वर्कर से बोलता है कि अगर तुम्हारी ज़्यादा ही तबीयत खराब है ना तो तुम्हें अर्ली रिटायरमेंट दे देता हूँ। ये सुनकर वो फटाफट से उठकर यहाँ से भाग जाता है और उसे बताता है कि कैसे अभी भी वर्कर्स की लाइन लगी हुई है जो कि उसे परेशान करके उसे मिलना चाहते हैं, पर वो उन सभी लोगों की तरह नहीं है और ना ही वो ये रूमर्स मानता है कि वो एक मर्डरर है। तभी वहाँ पर एक और वर्कर आता है जो बाइलान को बताता है कि कुछ लोगों ने आपस में लड़ाई की है, उनमें से एक इंजर्ड भी हो गया है, जिसकी वजह से वो जल्दी से उन्हें देखने के लिए निकल जाती है। पर जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वो सभी लोग झूठ बोल रहे थे। ये सब कुछ उनका बहाना था ताकि वो उसे यहाँ पर बुलाकर अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिला सके, पर वो उन्हें शांत करके उन्हें बता देती है कि वो उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि फैक्ट्री का वर्कर है। तभी वहाँ पर शाओलू की एंट्री होती है जो कि बाइलान को डार्लिंग कहकर बुलाता है और सभी लोगों को बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसकी इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर तभी शाओलू बाइलान के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है कि वो इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलेगी, जो देखकर सभी वर्कर्स के साथ साथ बाइलान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि बाइलान को किस करने की वजह से वो शाओलू पर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि वो कभी भी अब उसकी मदद नहीं करेगी, जिस पर शाओलू तो उसे समझा रहा था कि वो लोग उसे किडनैप या फिर हरास भी कर सकते थे, उसने तो सिर्फ उसे उन लोगों से बचाने के लिए किस किया, पर फिर भी बाइलान उसे की गलती निकाल रही थी। जो सुनकर शाओलू कहता है कि वो समझता था कि बाइलान बहुत ही खूबसूरत और डेडिकेटेड लड़की होगी, पर वो तो उसकी सोच से ही उल्टी निकली और वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस और क्रूएल है। जो सुनकर बाइलान को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे बचने के लिए उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो उसे किक मार देती है जो कि उस बेचारे को बहुत ही ज़ोर से लगती है। पर फिर वो बाइलान को बोलता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो उसे कभी भी सॉरी नहीं बोलेगा। अगले दिन अब जब शाओलू फैक्ट्री के अंदर होता है तो शिनजुआन उसे बुलाने के लिए आती है क्योंकि बाइलान ने कंप्लेन कर दी थी कि शाओलू ने उसे हरास किया है, इसलिए वो शाओलू को पास में बुलाकर पूछने लग जाती है कि अगर उसने बाइलान को हरास नहीं किया है तो उसने भला उसे किस क्यों किया। जहाँ पर दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के क्लोज देखता हुआ ग्वांग थोड़ा सा जेलस हो जाता है और वो उन्हें दूर हटने के लिए कहता है। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर न्यू भी आ जाते हैं जो कि ग्वांग और शाओलू को लेडीज डिपार्टमेंट में एक मशीन वर्क करने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ हम बाइलान को देखते हैं जो अफांग का ट्रीटमेंट कर रही थी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी से आ जाता है जो उससे पूछता है कि अगर बाइलान उसका साथ दे तो शाओलू को सबक सिखा सकता है क्योंकि उसने उसे हरास किया है, पर बाइलान उसे ये कहकर मना कर देती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और वो ये सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेगी। तो सेक्रेटरी से उससे पूछता है कि क्या सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इस पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो बेचारा निराश होकर यहाँ से चला जाता है और अफांग यहाँ पर बाइलान से पूछती है कि सेक्रेटरी तो फैक्ट्री का सबसे अच्छा लड़का है और उसके डैड भी बहुत ही रिच है, तो उसे उसके एफर्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद वो उसे पसंद करता है। पर बाइलान जवाब देती है कि उसे सेक्रेटरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर अफांग यहाँ पर उसे पूछती है तो क्या फिर शाओलू को पसंद करती है, पर वो उसे बताती है कि जब से वो यहाँ पर आई है तब सबसे पहले शाओलू को जेल जाना पड़ा और उसकी बाइसाइकिल ठीक करनी पड़ी, और इतनी सारी चीजें होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता होगा। रात में फिर हम शाओलू को देखते हैं जो कि बाइलान के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर ग्वांग उससे कहता है कि उन्हें वीकेंड पर मूवी देखने के लिए चलना चाहिए और मूवी की एक्ट्रेस के बारे में उसे बताने लग जाता है। तभी शाओलू को वो मोमेंट याद आता है जब बाइलान बारिश के अंदर भीगी थी और वो उसे देख रहा था। उस वक्त उसने उसे थप्पड़ मार दिया था, जो याद करके वो बेचारा चुपचाप सो जाता है। पर फिर उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि बाइलान उसे किस कर रही है, लेकिन जब वो बाइलान को किस करने वाला था तभी उसका सपना टूट जाता है और वो काफ़ी डर के मारे उठ जाता है कि आखिर वो ये सब क्या देख रहा है। अगले दिन अब शिनजुआन गुआंग और शाओलू के साथ लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर बाइलान भी लंच करने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर शिनजुआन कहती है कि वो इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है। जहाँ पर बाइलान को देखते ही शाओलू तो थोड़ा सा नर्वस हो गया था, जिससे शिनजुआन पूछ लेती है कि आखिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि कल रात उसने बहुत ही डरावना सपना देखा। तो वो यहाँ पर उसके पीछे पड़ जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताने के लिए कहती है।
इस पर वो उसे सिर्फ इतना बताता है कि उसने किसी को अपने सपने में देखा था। तो शिनजुआन समझाने लग जाती है कि शाओलू को कोई सपने में इसीलिए दिख रहा है क्योंकि शायद वो उस इंसान को पसंद करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। ये सुनकर शाओलू भी सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उन्हें किसी काम के लिए अर्जेंट बुलाकर ले जाता है और हम देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेड मशीन किसी वजह से खराब हो गई थी, जिसे मिस्टर न्यू ठीक कर रहे होते हैं क्योंकि वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। पर तभी वहाँ पर फैक्ट्री का मशीन मैनेजर आ जाता है जो कि मिस्टर न्यू को काम करने से रोक देता है और कहता है कि ये एक जर्मन मशीन है तो उसे ठीक करने के लिए अगले हफ्ते जर्मनी से मैकेनिक आएगा। जो सुनकर मिस्टर न्यू उसे कहते हैं कि वो बंदा अगले हफ्ते मशीन को ठीक करने आएगा। तो क्या एक हफ्ते तक वो लोग काम बंद रखेंगे क्योंकि उस मशीन में सिर्फ एक स्क्रू की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ भी नहीं था। जो सुनकर मैनेजर मिस्टर न्यू की इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है कि वो काफी पुराने एम्प्लॉय हो गए हैं, उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है, इसलिए अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए और इस मशीन में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसका पैसा वो उनसे लेंगे। जो सब सुनकर सभी लोगों को मिस्टर न्यू के लिए बुरा लगता है, पर उनकी टीम जिसके अंदर शाओलू था वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें मिस्टर न्यू के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टर न्यू उस मशीन को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अब शाओलू सभी के साथ मिलकर मिस्टर न्यू को प्लान बताता है कि वो लोग रात को किसी तरीके से गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके उस डिपार्टमेंट में घुस जाएंगे जहाँ पर वो मशीन है और फिर पूरी रात में उसे ठीक भी कर देंगे, जिस चीज के लिए मिस्टर न्यू मना कर देते हैं। पर जब रात को शाओलू बाकी सभी लोगों के साथ अकेले उस मशीन को ठीक करने के लिए पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर न्यू भी वहां पर जा रहे थे, जो देखकर वो सभी लोग अब साथ में हो जाते हैं। जहाँ वो किसी तरीके से गार्ड से बचकर मशीन ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं और मिस्टर न्यू अपना काम शुरू कर देते हैं। पर जब एक लेडी वहां पर अपने कपड़े सुखाने के लिए आ जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर उनकी टीम का मेंबर चेन एक व्हाइट ब्लैंकेट ओढ़कर उसे डराने लग जाता है, जिससे वो लेडी यहाँ से भाग जाती है। पर वो यहाँ से सीधा गार्ड्स के पास जाती है और उसे बताती है कि कैसे उसने अभी एक घोस्ट को देखा, जिसकी वजह से सारे गार्ड्स चैन के पीछे भागने लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए और वो उन्हें काफी अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। पर तभी उसे रास्ते में बायरन मिल जाती है जो देख लेती है कि वो चैन है, पर वो भी किसी को कुछ नहीं कहती। इस वजह से मिस्टर न्यू उस मशीन को भी ठीक कर देते हैं। अगले दिन अब हर जगह यही न्यूज होती है कि उन्होंने फैक्ट्री के अंदर एक घोस्ट को देखा और जो मशीन खराब हो गई थी वो भी अपने आप चलने लग गई। पर फिर भी मैनेजर वहां पर काम चालू नहीं करने देता और वो जर्मन मैकेनिक के आने का वेट करने के लिए बोलता है। जब कुछ दिन बाद वो मैकेनिक वहां पर पहुंचता है तो मशीन को चेक करने पर उसे उसके अंदर एक चाइनीज स्क्रू मिलता है जो कि मिस्टर न्यू ने ही वहां पर लगाया था। वो यहाँ पर सारी गलती इसी बात पर डाल देता है कि उस स्क्रू की वजह से मशीन खराब हुई और उन्हें बिना परमिशन के कोई भी स्क्रू मशीन के अंदर ऐसे नहीं लगाना चाहिए था। जो सब देखकर डायरेक्टर और मैनेजर समझ जाते हैं कि ये सब मिस्टर न्यू का काम है, इसीलिए वो उसे फैक्ट्री से फायर करने की बात कर रहे होते हैं ताकि वो जर्मन मैकेनिक को जवाब दे सके कि उनसे गलती हो गई, वरना उनको काफी पेनल्टी पे करनी पड़ती। जहाँ डायरेक्टर और मैनेजर के सामने मिस्टर न्यू अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं कि उससे कोई भी गलती नहीं हुई है और उसने उस मशीन को ठीक भी किया, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी शाओलू अकेले वहां पर आकर सभी के सामने कह देता है कि मिस्टर न्यू की उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, ये सारा प्लान उसी का था, तो अगर किसी को फायर करना चाहिए तो वो है। जो सुनकर उसके और भी टीममेट्स वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो भी उस प्लान के अंदर शामिल थे तो उन्हें भी फायर कर दिया जाए। ये देखकर कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर अपना डिसीजन बदल देता है, जिसके बाद कैंटीन में गुआंग और शाओलू डिसाइड करते हैं कि वो उस जर्मन मैकेनिक को सॉरी कहेंगे ताकि वो लोग मिस्टर न्यू को बचा सके, पर उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इसीलिए वो चैन को उससे बात करने के लिए भेज देते हैं। जहाँ वो दोनों उसे इशारे में समझा रहे थे कि उसे कैसे उसको सॉरी कहना है, पर वो इन इशारों का मतलब कुछ और ही समझ लेता है और वो यहाँ पर उसे सॉरी कहने की बजाय चैलेंज कर देता है कि वो लोग उससे बेस्ट है और वो उसे हरा भी सकते हैं। ये सुनकर उस मैकेनिक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चैन को पकड़ लेता है। उसी वक्त बाइलन शाओलू से बात करने के लिए वहां पर आ जाती है, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि वो भला सभी लोगों को इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी आइडिया से ही वो लोग प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो शाओलू उसे बताता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो बस मिस्टर न्यू को बचाना चाहता है। फिर हम शाओलू को मिस्टर न्यू के साथ बैठकर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो उन्हें बता रहा होता है कि अगर उन्हें फायर कर दिया गया तो वो उनका साथ जरूर देगा। तब मिस्टर न्यू भी उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल उनके जैसा ही है और वो उन्हीं की ब्लड लाइन का है, जिनकी ये सारी बातें यिंग सुन रही थी। और ये सुनकर वो सोचने लग जाती है कि कहीं शाओलू उसका भाई तो नहीं है। पर तभी मिस्टर न्यू यहाँ पर क्लियर करते हैं कि एक बार बचपन में जब वो सीढ़ियों से गिर गया था तो उसे काफी बड़ी इंजरी हुई थी और उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, इसलिए उन्होंने उसे ब्लड दिया। और वो उसे बोलते हैं कि वो उसके बेटे जैसा है। जो सुनते ही यिंग गुस्से में इनके सामने आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर न्यू का सिर्फ एक ही बेटा है जो कि मैं खुद हूँ और वो शाओलू को कभी भी अपना ब्रदर नहीं बना सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू न्यू के लिए बहुत कुछ सोचता है और वो इंग्लिश सीखने के लिए पूरी रात इंग्लिश मूवी देखने लग जाता है, जिसके अगले दिन बाइलान इंग्लिश टेप सेक्रेटरी जी को देने के बहाने उसके ऑफिस में चली जाती है और उसे बोलती है कि वो जर्मन मशीन के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना चाहती है।
क्योंकि मैकेनिक ने उन्हें बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कभी भी मशीन के अंदर खराबी हुई तो कंपनी को पैसा देना होगा उसे ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ बाहर चैन उसे लेने के लिए आ जाता है और वो फटाफट से जर्मन मैकेनिक तक पहुँच जाती है, जहाँ ग्वांग और शाओलू ने उसे रोक कर रखा हुआ था। अब बाइलन उसे कॉन्ट्रैक्ट समझाती है कि फैक्ट्री को कोई भी कंपनसेशन मनी देने की ज़रूरत नहीं है और उल्टा उन लोगों को उस मशीन को उसे सही करके देना चाहिए, क्योंकि वो मशीन फैक्ट्री की वजह से ख़राब नहीं हुई थी। जो सुनकर वो मैकेनिक भी उनकी बात मान लेता है और वो इस बार में बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था, जहाँ डायरेक्टर गुआंग और चेन को बताते हैं कि वो मिस्टर न्यू को तो पनिशमेंट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने वो मशीन ठीक कर दी थी, लेकिन वो उन दोनों के साथ साथ शाओलू को जरूर पनिशमेंट देंगे क्योंकि उन लोगों ने रूल्स तोड़े थे और वो रात को फैक्ट्री में घुसे। ये सुनकर वो लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि मिस्टर न्यू ऑफ फायर नहीं होंगे और उन्हें बस एक सॉरी लेटर लिखकर डायरेक्टर को देना होगा, जिस बात से वो काफी खुश होते हैं। और गुआंग यहाँ से जाते जाते एक चॉकलेट का बॉक्स उठा लेता है शिनजुआन को देने के लिए। दूसरी तरफ हम शाओलू को देखते हैं, वो जैसे ही उठता है तो बाइलन के मेडिकल रूम में था, जहाँ पर वो उठकर उसका कोट पहनकर डांस करने लग जाता है, जहाँ उसके हाथे वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। पर वो समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो वो उसे बोलती है कि वो एकदम वाइल्ड बियर के जैसा बिहेव करता है, पर वो उसे अगली बार से ऐसे बियर बुलाने से मना करता है। वो बताता है कि वो बहुत ही हैंडसम है, जो सुनकर वो उसकी तारीफ करती है कि उसने आज जो काम मिस्टर न्यू के लिए किया वो बहुत ही अच्छा था, तो शाओलू इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। यहाँ से फिर हम मिस्टर न्यू को देखते हैं, जो कि डिपार्टमेंट में वापस आने की वजह से सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके लिए गाना गाते हैं, जिस सॉन्ग के बीच में हम देख पाते हैं कि कैसे गुआंग वो चॉकलेट शिनजुआन को इम्प्रेस करने के लिए देता है, पर शिनजुआन वो चॉकलेट शाओलू को दे देती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, और शाओलू वो चॉकलेट्स बाइलान को पहुंचा देता है जिसमें उसने थैंक यू नोट लिखा हुआ था, जो देखकर वो स्माइल करके उसमें से एक चॉकलेट खा लेती है, यानी कि उसने शाओलू के सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया था। रात में फैक्ट्री में अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि कल रात उस स्टॉकर ने फिर से एक लेडी को हरास किया, इसीलिए फैक्ट्री की सभी लेडीज को अपना ध्यान रखना चाहिए, वो रात को बाहर ना निकले। जो इसके बाद बाइलन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड से मिलती है और उनसे पूछती है कि वो स्टॉकर कल रात वापस किस टाइम पर देखा गया था। जैसे बाइलन को टाइम पता चलता है तो वो हेड से ही कंफर्म कर देती है कि वो स्टॉकर शाओलू नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त उसके साथ में था और पहले भी उसने उस पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं है। जो सुनकर हेड भी यही बोलते हैं कि उन्होंने भी शाओलू को बचपन से उस फैक्ट्री के अंदर बड़े होते हुए देखा है और वो भी जानते हैं कि वो एकदम ऑनेस्ट और हेल्पिंग नेचर का पर्सन है। रात में फिर हम बाइलन को सड़क पर अकेले चलता हुआ देखते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ पर वो स्टॉकर लड़कियों पर हमला करता था। आज भी वो स्टॉकर एक स्टिक लेकर बाइलन का पीछा करता है और वो उस पर हमला करने वाला था, पर शाओलू सही वक्त पर आकर वहाँ पर उसे बचा लेता है और यहाँ पर अब बाइलन की जगह उसके सर में चोट लग जाती है। बाइलन उसे यहाँ पर देखकर हैरान थी और पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर वो स्टॉकर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, क्योंकि आज वो उसे किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था, लेकिन वो स्टॉकर वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ये दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और बाइलन उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डालकर उसे पकड़ने वाली थी, लेकिन वो स्टॉकर शाओलू को सीढ़ियों से धक्का देकर वहां से भाग जाता है, जिससे शाओलू को चोट लग जाती है और ये दोनों स्टॉकर को नहीं पकड़ पाते। यहाँ से लोग सीधा फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ बाइलन शाओलू को दवाई लगा रही थी और वो काफी जोर से चिल्ला रहा था, तो बाइलन उसे शांत कराती और बोलती कि तुम्हें इतनी भी चोट नहीं है कि तुम इतना जोर से चिल्ला रहे हो, पर वो कहता है कि अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और अब वो जैसे ही बैठता है तो उस बेचारे को बैठने में भी काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके बट पर चोट लगी थी और वहां से ब्लीडिंग हो रही थी, जो देखकर बाइलन उसे अपनी पैंट उतारने के लिए बोलती है ताकि वो उसे दवाई लगा सके, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि वो अपना बट सिर्फ अपनी फ्यूचर वाइफ को दिखाएगा और किसी को नहीं। अगर उसको उसके बट को देखना है ना तो उसे उससे शादी करनी होगी। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि वो एक डॉक्टर है, उसने बहुत सारे बट्स देखे हैं, वो ऐसे तो हर किसी पेशेंट से शादी नहीं कर सकती ना। और शाओलू यहाँ पर अब खुद ही अपनी दवाई लगाने लग जाता है। जिस बीच बाइलन अपने बालों में लगा हुआ डस्ट को साफ कर रही थी, वो भी उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही बाइलन पीछे मुड़ती है तो वो रुक जाता है और बोलता है कि वो तो सिर्फ डस्ट उड़ाने आ रहा था। तो वो उसकी मदद से यहाँ पर पंखा चलाती है, तो बाइलन के बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, जिसे इस तरीके से शाओलू तो बस देखता ही रह जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि अब तो वो ये मानती है ना कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ, तो बाइलन बताती है कि आज जिस स्टॉकर को उसने देखा वो पहले वाले से अलग था, क्योंकि पहले जिसने बाइलन का पीछा किया था वो तो काफी मस्कुलर था
और आज जिसने उस पर हमला किया उसकी बॉडी काफी सॉफ्ट थी। तो वो अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो स्टॉकर कौन हो सकता है। अगले दिन फिर अब बायलान सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और उनकी टेबल पर एक बर्थ कंट्रोल मेडिसिन का पैकेट रख देती है, जो देखकर डॉक्टर घबराकर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, एक बूढ़े आदमी को हरेस कर रही हो। तो वो उन्हें बताती है कि ये उसे कल रात उस स्टॉकर के पास से मिला था जब वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जिस पर डॉक्टर बताता है कि ये सारे टैबलेट की रिकॉर्ड फैक्ट्री के मेडिकल डिपार्टमेंट की चेयरवुमन रखती है, जो कि असल में मिसेज लू यानी कि शाओलू की मॉम थी। दूसरी तरफ हम शाओलू को देखते हैं, वो भी अपने घर पर कुछ कपड़े लेने के लिए आया हुआ था, जहाँ वो अपने डिटेक्टिव सूट पहनकर और चश्मा लगाकर डांस करने लग जाता है। तभी उसके घर पर बायलान मिसेज लियू से बात करने के लिए आई थी और वो उनसे जो भी बर्थ कंट्रोल टैबलेट उन्होंने लोगों को दिए थे उसकी रिकॉर्ड मांगती है, जहाँ पर उसे मिसेज लियू से पता चलता है कि उन्होंने सारे टैबलेट अपने घर के अंदर रखे हुए हैं और यहीं से वो सभी लेडीज को इसे सप्लाई करती है, क्योंकि लेडीज को उनके पास फैक्ट्री में आकर ये सब मांगने से शर्म आती थी और उनके पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो बायलान बोलती है कि ये फैक्ट्री का सामान है, इसलिए रूल्स के हिसाब से आपको इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए था, और जो बाकी सामान आपके घर में पड़ा है मैं उसे लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप इसे घर पर नहीं रख सकती। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई बाकी लेडीज और मिसेस लू बायलान से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम भला मुझ पर शक कैसे कर सकती हो, वो भी इस चीज़ को लेकर। वो बोलती है कि मैं इतने सालों से फैक्ट्री के अंदर ऑनेस्टली काम कर रही हूँ और तुम कल की आई हुई लड़की मुझे रूल सिखा रही हो। पर वो उन्हें समझाती है कि वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है और वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए थे जो कि उसे नहीं मिले। जो सारी बातें शाओलू भी अपने रूम से सुन रहा था, पर जब तक वो बाहर आता है बायलान चली गई थी। रात में हम देखते हैं कि बायलान फैक्ट्री की छत पर खड़ी होकर ड्रिंक कर रही थी और वो एकदम किनारे पर खड़ी हुई थी। तभी शाओलू आकर उसे पीछे खींच लेता है और बोलता है कि आखिर वो सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रही थी। पर बायलान कहती है कि मैं सुसाइड नहीं कर रही थी और जीने की चाहत ना मुझसे ज्यादा किसी के अंदर भी नहीं होगी। पर फिर भी शाओलू उसे बोलने लग जाता है कि वो जानता है भले ही बायलान कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग बनती हो, पर उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है जिनसे वो परेशान है और वो उन प्रॉब्लम्स को उसके साथ शेयर कर सकती है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता था। जो सुनकर बायलान उसके एकदम क्लोज आ जाती है, जिससे उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, तो वो भी उसे किस करने के लिए आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी बायलान साइड हो जाती है, जहाँ उसकी नज़र ऑफिस की बिल्डिंग पर जाती है। वो उसे बताती है कि अभी मैंने ऑफिस में किसी आदमी को एक लेडी को हैरास करते हुए देखा, पर अगले ही पल वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस पर शाओलू बोलता है कि किस ना करने के लिए वो ऐसा एक्सक्यूज बना रही है। तो बायलान कहती है कि तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऐसे ही कर सकती हो। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, पर उसके जाते जाते शाओलू उसे उसके भाई की स्केटिंग रिंग की ओपनिंग सेरेमनी में इन्वाइट करता है और कहता है कि वो वहाँ पर उसके साथ जाना चाहता है, जिसके लिए वो हाँ करके चली जाती है। अब ओपनिंग सेरेमनी का दिन आता है, जहाँ पर शाओलू जियांग के साथ वेट कर रहा था कि बायलान कब वहाँ पर आएगी, पर बायलान से पहले शिनजुआन वहाँ पर आ जाती है और शाओलू से चिपकने लगती है, जिससे जियांग को लगता है कि शायद वो शाओलू की गर्लफ्रेंड है, पर वो उसे बताता है कि वो गलत समझ रहा है, क्योंकि शाओलू तो किसी और का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर जियांग अनाउंसमेंट करता है कि वो लोग कंपटीशन करने वाले हैं, जो सुनकर शिनजुआन शाओलू को खींचने लग जाती है, पर शाओलू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर देता है, क्योंकि बायलान अभी तक नहीं आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर इन लोगों के बीच में एक स्केटिंग रेस होती है, जिस बीच शाओलू तो सिर्फ बायलान को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, और वो बायलान से ये भी कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पर आएगी। तो वो उसे बताती है कि अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी है, जिसके बाद ये लोग रेस पूरी करते हैं और बायलान जीत जाती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर शिनजुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो शाओलू को पसंद करती थी, इसीलिए वो गलती से बॉस हू से भी टकरा जाती है, जो कि ओपनिंग सेरेमनी में चुपके से आया हुआ था। वो शिनजुआन को यहाँ पर हैरास करने की कोशिश करता है, पर जियांग उसे पकड़ लेते और अब उनमें फाइट होने वाली थी। इसी बीच शिनजुआन शाओलू के पास आती है, पर तभी वहाँ पर गुआंग आकर शाओलू पर गुस्सा करने लग जाता है, क्या कि वो शाओलू उसे मूवी टिकट्स देकर कहीं और कैसे भेज सकता है, और शिनजुआन के साथ यहाँ पर स्केटिंग एंजॉय करने के लिए आ गया। पर उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। गुआंग यहाँ पर उसे धक्का भी दे देता है, जिससे कि वो बॉस उसे जाकर टकरा जाता है। तभी शिनजुआन गुआंग को बताती है कि वो टिकट्स उसने वहाँ पर रखे थे। लेकिन ये सब देखकर अब बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो जियांग से लड़ाई करने के लिए फायरवर्क्स जलाने लग जाता है। तो जियांग और उसकी टीम भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं करता और बस एक दूसरे को फायरवर्क्स करके डरा रहे थे, जो कि सब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। जहाँ शाओलू और बायलान उन फायरवर्क्स के बीच में से गुजरते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बायलान शाओलू को लेकर हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि गुआंग ने उसे धक्का दिया था, तो उसके फेस पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। जहाँ पर गुआंग को शाओलू बताता है कि वो शिनजुआन को पसंद नहीं करता, वो तो किसी और को डेट करना चाहता है। जो सुनकर बायलान उसे मजाक में कहती है कि कहीं वो उसे तो नहीं डेट करना चाहता, क्योंकि वो गुआंग के साथ वहाँ पर फाइट भी इसीलिए कर रहा था, क्योंकि वो ये सब बायलान को सुनाना चाहता था। जो सुनकर
देखकर गुआंग भी समझ जाता है और अभी दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर शाओलू गुआंग को यही समझा रहा होता है कि वो शिनजुआन को लाइक नहीं करता, पर अगर गुआंग उसे पसंद करता है तो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए और शिनजुआन को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ वो ये भी बोलते हैं कि अगर शिनजुआन नहीं मानती तो उसके बदले वो यंग को डेट कर सकता है, जहाँ वो उसका यंग के अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए उसकी यहाँ पर काफ़ी तारीफ करने लग जाता है। उसी वक्त यंग भी वहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें सुन लेती है। वो शर्माने लग जाती है कि शाओलू यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा है। वो खुश होकर अपना टिफिन बॉक्स शाओलू को खाने के लिए देकर चली जाती है, जो देखकर बेचारा शाओलू तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, और वो खाना गुआंग को खाने के लिए दे देता है। दूसरी तरफ जब बायलन हॉस्टल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी रूम के टेबल पर किसी ने एक लेटर रखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि बायलन को उन चीज़ों को चेज नहीं करना चाहिए जो कि उसकी नहीं है, वरना वो स्टॉकर उसका पीछा करना बंद नहीं करेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छे से एकदम लड़कियों की तरह ड्रेसअप करके फैक्ट्री के अंदर आती है, जहाँ वो शाओलू और अपने डैड दोनों के लिए लंच लेकर आई हुई थी, जिसे इस तरीके से कपड़े पहने हुए देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से एक लड़की की तरह ड्रेसअप करती थी और उन्हीं की तरह बिहेव करती थी। वो अब शाओलू के पास आकर उसे बहुत ही प्यार से लंच देती है। वो ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन उससे ज़्यादा ये ड्रामा हो नहीं पाता और यहाँ से फिर अपना स्कर्ट उठाकर लड़कों की तरह भागकर चली जाती है। इसके बाद जब शाओलू चैन के साथ बैठकर लंच कर रहा था तो वो शाओलू के खाने को ही देख के जा रहा था कि ये उसके लिए कितना अच्छा खाना बनाकर लेकर आई है, पर तभी वहाँ पर शाओलू को बुलाने के लिए बायलन आ जाती है, जिस वजह से वो अपना खाना चैन को देकर यहाँ से चला जाता है और चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसके हाथों से बना हुआ टेस्टी खाना खाएगा। इधर बायलन शाओलू को लेटर दिखाती है, जहाँ शाओलू नोटिस करता है कि उस लेटर के पीछे एक सेसमी सीड चिपका हुआ था, जो कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बेकरी में यूज़ किया जाता था और उसे वो पता लगा सकते थे कि आखिर ये हरकत किसने की है। पर बायलन कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें कल्प्रिट को पकड़ने में काफ़ी देरी होगी, इसीलिए अब ये लोग उस लेटर और बर्थ कंट्रोल के पैकेट को फैक्ट्री की नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि ये सामान जिसका भी है वो उसे वहाँ पर लेने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल अपना एविडेंस खुले में नहीं छोड़ सकता था जिससे कि वो पकड़ा जाए। जो पूरा आइडिया शाओलू का था, जिससे कि बायलन इम्प्रेस भी हो जाती है, जो देखकर शाओलू से कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे लाइक कर सकती है, पर वो अभी इन सब बातों पर उसे ध्यान देने से मना करती है। जिसके बाद ये लोग पूरे दिन छुपकर खड़े रहते हैं और नोटिस बोर्ड पर नजर रखते हैं। वहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही नाइट शिफ्ट खत्म होती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से किसी एक को बायलन और शाओलू उस एविडेंस को हटाते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि अफांग है, जो कि बायलन की दोस्त थी, जिसे देखकर ये दोनों ही हैरान रह जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर ऐसा पूछने लग जाते हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जबकि बायलन ने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तभी अफांग उसे बताती है कि वो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती थी और डायरेक्टर देंगो से वो स्पॉट देने भी वाले थे, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए एक ही पोजीशन निकली थी, लेकिन उसके एग्जाम पास करने के बावजूद भी वो पोजीशन बायलन को दे दी गई, जबकि उसने उस पोजीशन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसे जो हो सकता था उसने डायरेक्टर देंग के लिए वो भी किया था। जो सुनकर बायलन उसे समझाती है कि उसने उससे कुछ भी नहीं छीना है और ना ही वो उसका स्पॉट लेना चाहती थी, जिसके बाद वो उसे यहाँ से भेज देते हैं। अब अगले दिन शाइलू डायरेक्टर दिंग के ऑफिस में जाता है, क्योंकि वहाँ की दीवार पर लगे हुए कुछ स्क्रैचेस को उसे कवर करना था, जहाँ वो दिंग से मजाक करते हुए बोल देता है कि ये स्क्रैच तो शायद किसी लड़की के नेल से हुए हैं। जो सुनकर दिंग एकदम से काफी ट्रिगर होकर शाओलू पर गुस्सा करता है। तभी उन लोगों को अफांग की आवाज़ आती है, जो कि फैक्ट्री की छत से कूदने वाली थी। वो सभी को यहाँ पर बता रही होती है कि कैसे डायरेक्टर दिंग ने उसे हैरास किया था और उसके साथ गलत किया। ये सारी बातें सुनकर फैक्ट्री के काफ़ी सारे लोग नीचे जमा हो जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं, जिनके साथ सेक्रेटरी जी भी था। वो कहता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा और वो लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। पर ये सुनकर मिसेस दिंग सभी लोगों को कहने लग जाती है कि अफांग बस उसके हस्बैंड को फंसाना चाहती है और उसके हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अफांग के पास अपने हरेसमेंट के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। जो सुनकर अफांग फ्रस्ट्रेट होकर कूदने ही वाली थी, पर तभी सही समय पर बायलान और शाओलू छत पर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोगों को बता देते हैं कि इस मैटर के आई विटनेस वो है। वो यहाँ पर बताती है कि कैसे उसने उस दिन दिंग के ऑफिस में उसे हरास होते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसके लिए गवाही देगी। ये बोलकर वो उसे मना लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों मेडिकल रूम में जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी जी अफांग और बाइलान की काफ़ी अच्छे से केयर कर रहा था। लेकिन जैसे ही शाओलू उसके क्लोज जाकर मजाक करता है कि अरे उसे भी चोट लगी है तो वो उसकी ये भी हेल्प करे ना। ये सुनकर सेक्रेटरी जी वहाँ से भाग जाता है और अफांग को अब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, जहाँ शाओलू और बाइलान यही बात कर रहे थे कि पहले तो वो लोग काफ़ी सेल्फिश होकर उस स्टॉकर को साथ मिलकर पकड़ रहे थे, पर अब वो साथ मिलकर दूसरे पर्सन की मदद भी कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों एक जैसे हैं। तभी डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें अफांग को कुछ दिन हॉस्पिटलाइज ही रखना होगा,
इसीलिए बाइलन वहीं पर रुककर उसका ध्यान रखने का डिसाइड करती है। जिसके बाद शाओलू अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर सभी लोग उसे समझाते हैं कि उसे डायरेक्टर दिंग के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे और ऐसा करने से वो उसे फायर भी कर सकते थे। जिसके बाद हम शाओलू की मॉम को देखते हैं, वो भी उसे कॉल करके घर पर बुला लेती है, जहाँ वो उसे दिंग के खिलाफ अपॉलॉजी लेटर साइन करवाना चाहती थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसने जो आरोप उस पर लगाए हैं वो सभी मैं वापस ले रहा हूँ और उससे माफ़ी मांगता हूँ। पर शाओलू इस बात के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। वो अपने मॉम डैड को भी यही समझाता है कि उन्होंने शाओलू को बचपन से सिखाया है कि वो हमेशा सच्चाई का साथ दे, तो भला अब वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अफांग जो भी बोल रही थी वो सच है, पर फिर भी उसकी मॉम उसका साथ नहीं देती और बोलती है कि अगर वो उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया तो उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल पाएगी और वो फिर अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा। इसलिए उसे जितना जल्दी हो सके डायरेक्टर दिंग से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पर वो उनकी बात नहीं मानता और घर से चला जाता है। यहाँ से जाकर वो सीधा जियांग से मिलता है, जहाँ पर जियांग शाओलू को सपोर्ट कर रहा था, पर उसे भी शाओलू की चिंता थी कि कहीं उसे फैक्ट्री से फायर ना कर दिया जाए, वरना उसका क्या होगा। इसलिए वो वहाँ पर शिनजुआन को बुलाता है, क्योंकि शिनजुआन डायरेक्टर दिंग की नीज थी। वो शाओलू को समझा सकती थी और वो उसे बोलती है कि उसे भी उसके अंकल की वजह से सभी लोग जज कर रहे हैं, इसलिए उसे उसके लिए उसके अंकल से सॉरी कह देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसकी भी भलाई थी और वो नहीं चाहती थी कि अंकल दिंग उसके साथ कुछ बुरा करे। ये सुनकर शाओलू उसे भी यही समझाता है कि वो उसे जज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो और उसके अंकल दोनों अलग अलग लोग हैं और सच में वो अफांग का साथ देना चाहता है, क्योंकि वो गलत नहीं है और वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। ये बोलकर वो उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर दिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी सेक्रेटरी जी उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ दिंग उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे बहुत ज्यादा मारा है, इसीलिए फिलहाल वो ग्लासेस पहनकर घूम रहा था ताकि कोई उसकी चोट को ना देख ले। जहाँ पर सेक्रेटरी बाई दिंग से बोलते हैं कि वो तो उसी की साइड है और उस दिन उसने अफांग का साथ बस इसीलिए दिया था ताकि वो उसे कूदने से रोक सके। जहाँ वो ये भी बोलता है कि दिंग तो बहुत ही अच्छा इंसान है और अफांग ना शायद मेंटली इल है, इसीलिए वो ऐसे आरोप उस पर लगा रही है। जो आइडिया अब डायरेक्टर दिंग को भी पसंद आता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अफांग मेंटली इल है तो वो खुद को बचा पाएगा, पर अब उन लोगों को कैसे भी उसे मेंटली इल प्रूफ करना था। तो सेक्रेटरी जी दिंग से बोलता है कि उसके बाइलान से काफी अच्छा रिलेशन है, तो वो किसी तरीके से उसको मनाकर उसे एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेगा, जिससे प्रूफ हो सके कि अफांग मेंटली इल है और डायरेक्टर दिंग इनोसेंट साबित हो जाएंगे। जिसके बाद हम अफांग को देखते हैं, जो कि बाइलान से सॉरी कहती है। वो उसे बताती है कि कैसे जब पहली बार उसने एग्जाम पास किया था तब वो स्पॉट दिंग ने अपने बेटे को दे दिया और दूसरी बार भी उन्होंने किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को वो स्पॉट दे दिया था, जिस बात से वो काफी ज्यादा निराश हो गई थी। तब दिंग ने उसे कहा कि एग्जाम वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम भले ही कितने भी एग्जाम पास कर लो, तुम्हें ये स्पॉट नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे दिंग को इम्प्रेस करना था। पहले तो मैं उसकी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे काफी मना करने के बाद भी उसने मुझे असॉल्ट किया, पर फिर भी उसने मुझे वो स्पॉट देने के बजाय तुम्हें दे दिया। जो सब सुनकर बाइलान को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर उसे माफ कर देती है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी जी आता है, जो कि बाइलान को बाहर बात करने के लिए ले जाता है। वहाँ वो उसे इनडायरेक्टली बोलता है कि वो अफांग की मेंटल इलनेस का एक सर्टिफिकेट बना दे ताकि वो लोग अफांग को कंपनी से फायर होने से बचा सके। जहाँ वो ये भी बोलता है कि अगर बाइलान सर्टिफिकेट नहीं बनाएगी तो वो लोग उसे भी फायर कर सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर उसे इनडायरेक्टली फोर्स करता है, पर बाइलान उसकी नहीं सुनती। वो समझ चुकी थी कि ये लोग अफांग को मेंटली इल बताकर खुद बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ शाओलू भी जब अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तब सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं कि वो कैसे एकदम डट कर अफांग का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे कि डायरेक्टर दिंग कैसा इंसान है। यहाँ पर अब सबके जाने के बाद मिस्टर न्यू शाओलू को बताते हैं कि वो शाओलू के लिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वो जस्टिस का साथ जरूर देगा, पर उन्हें डायरेक्टर दिंग के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा ताकि वो पुलिस को वो सबूत देकर अफांग को जस्टिस दिलवा सके, क्योंकि उन लोगों का गवाही देना इतना बड़ा एविडेंस नहीं है। जहाँ पर यिंग भी बात कह रही होती है। उसे दिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने डैड और शाओलू से कहती है कि अगर वो अफांग की जगह होती ना तो दिंग को एक चाकू से स्टैब कर देती। ये सुनकर शाओलू को एक आइडिया आता है, वो यहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर दिंग अपनी वाइफ से बार बार सॉरी कह रहे थे कि अफांग झूठ बोल रही है और उसने उसे हरास नहीं किया है, पर उसकी वाइफ जानती थी कि वो कैसा आदमी है। तभी वहाँ पर अफांग आ जाती है दिंग को सबक सिखाने के लिए। वो उसे चाकू से डराती है, जिससे कि वो सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि उससे गलती होगी और उसे उसको हरास नहीं करना चाहिए था। जो सब देखकर शाओलू और बाइलान काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये आइडिया शाओलू का ही था।
कि अगर अफांग दिंग से फाइट बैक करेगी तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा, और असल में भी यही होता है। जिसके बाद पूरी फैक्ट्री में इस मैटर पर सिग्नेचर होते हैं और सभी लोगों का यही कहना था कि डायरेक्टर दिंग लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है, जिसकी वजह से अब अफांग और बाइलन को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर अफांग से प्रॉमिस करता है कि वो लोग दिंग की अभी के लिए सैलरी डिडक्ट कर देंगे, और जब ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो वो उसे फायर भी कर देंगे। जहाँ पर अब डायरेक्टर अफांग कंपनसेशन के लिए उसे अब्रॉड स्टडी करने का मौका फ्री में देने वाला था, पर अफांग इन सब के लिए मना कर देती है और वो ये सब भुला सके, इसलिए वो फैक्ट्री से ही रिजाइन करके चली जाती है ताकि वो एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सके, जिसके इस डिसीजन की डायरेक्टर भी रिस्पेक्ट करता है। अब अफांग को गुड बाय करने के लिए शाओलू और बाइलन उसे बाहर तक छोड़ने के लिए चाहते हैं, जहाँ वो इतनी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगर वो दोनों उसके फ्रेंड्स नहीं होते तो शायद वो इतना फाइट नहीं कर पाती और वो उस दिन फैक्ट्री की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती, पर उन दोनों ने उसका साथ दिया, इसलिए अब वो उन्हें अपना लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड मानेगी और उन्हें कभी भी नहीं भूलेगी। जिसके बाद वो यहाँ से खुश होकर चली जाती है। जिसके जाने के बाद शाओलू बाइलन को बताता है कि वो पहले ये सोचता था कि वो अफांग के लिए इतना क्यों कर रहा है, क्योंकि जब उसकी मॉम ने उसे अपॉलॉजी लेटर दिया या फिर उसके कजन ने उसे शिनजुआन से बात करने के लिए और सॉरी बोलने के लिए कहा, तब शाओलू वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बाइलन पर ट्रस्ट करता था, और अगर बाइलन हर सिचुएशन में अफांग का साथ दे रही थी तो शाओलू भी ऐसा ही करना चाहता था। साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि अगर अफांग उन दोनों को लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड मानती है तो उसके हिसाब से शाओलू और बाइलन भी एक दूसरे के लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड हुए, इसलिए वो बाइलन के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसे ये कहकर चली जाती है कि वो इस बारे में सोचेगी। तो वो उसे पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है कि वो लोग साथ में एक दूसरे को बहुत ही स्मूथली कोऑपरेट करेंगे, इसलिए इस बारे में उसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो सुनकर दोनों स्माइल करने लग जाते। शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन सभी लोगों को गिटार प्ले करके सुनाता है, जिसे सुनते सुनते शाओलू काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ बाइलन के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उसने अफांग की मदद करी और फिर भी वो इतनी ज़्यादा काम थी। पर तभी एक लड़का वहाँ पर आकर उन लोगों को बताता है कि डायरेक्टर ने बाइलन का बॉयलर रूम के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि उसने अफांग के लिए फेक मेंटल इलनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था। जो सुनकर शाओलू जल्दी से वहाँ से निकलकर बाइलन से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जब बाइलन बॉयलर रूम में जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले उसे दकांग मिलता है, जो कि उससे काफ़ी रूडली बात करता है, क्योंकि वो अफांग की साइड था और क्योंकि उसने अफांग के लिए नकली सर्टिफिकेट बनाया था, जिस चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए वो उसे आसानी से बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करने देता। पर बाइलन यहाँ पर उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती, सिर्फ उसकी बातों पर स्माइल करती रहती है, जहाँ दकांग उसे कहता है कि अगर उसे प्रूव करना है कि उसे भी बॉयलर रूम में काम करने की स्किल्स है तो उसे वहाँ पर रखे हुए बड़े से कोयले के ढेर को अंदर पहुंचाना होगा, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। पर तभी वहाँ पर शाओलू आ जाता है, जो दकांग पर चिल्लाता है कि वो एक लड़की को इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है, अगर अब उसे बाइलन को परेशान किया ना तो उन लोगों में फिर से फाइट हो जाएगी। ये कहकर वो उसे डराता भी है, जिसकी वजह से दकांग वहाँ से भाग जाता है। शाओलू अब यहाँ पर बाइलन के हाथों को देखते हैं, जहाँ उसके ग्लव्स भी फटे हुए थे। वो उसे समझाता है कि उसे मेडिकल रूम में वापस चले जाना चाहिए, वो आखिर यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर उसे बुली करेंगे। पर बाइलन उससे पूछती है कि क्या वो अफांग की मदद करके पछता रहा है, जिस पर शाओलू मना कर देता है और बाइलन भी यही कहती है कि वो भी अफांग की हेल्प करके दुखी नहीं है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि अब उसे फायर कर दिया जाए या फिर बॉयलर रूम के अंदर भेज दिया जाए। और रही बात बुली होने की, तो तुम्हें लगता है कि कोई मुझे बुली कर सकता है? जिसकी ये बात सुनकर शाओलू स्माइल करने लगता है। इसके बाद जब वो फैक्ट्री में बैठा हुआ था तभी वहाँ पर चैन आता है, जो कि एक फैन को ठीक कर रहा था। वो शाओलू को बताता है कि कैसे वो वेस्ट मटेरियल से बहुत ही अच्छी चीज़ें बना लेता है। तभी शाओलू को उसके सामान में कुछ कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं, तो वो उन्हें बाइलन के फटे हुए ग्लव्स में लगाने लग जाता है और चैन को उसे ठीक करने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। तभी वहाँ पर उनका एक और सबऑर्डिनेट, जिसका नाम दिबाओ है, वो शाओलू को अपने पास बुलाकर एक स्पेशल टी पिलाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। उस आइस टी को पीकर शाओलू को एक आइडिया आता है और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनजुआन को उसके अंकल बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, क्योंकि अब भी शिनजुआन बाइलन की साइड ले रही थी। उसके अंकल यहाँ पर उसे ये भी कह देते हैं कि आज तक वो शिनजुआन का ख्याल रख रहे हैं तो उसे उनका एहसान मानना चाहिए, जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो ये कहकर घर छोड़ देती है कि अब वो अपना ख्याल खुद रख सकती है और अब वो उनके घर में नहीं रहेगी। जिसके बाद वो यहाँ से बाहर चली जाती है। जो सारी बातें बाहर खड़े होकर ग्वांग ने सुन ली थी। वो शिनजुआन को अपने साथ एक जगह पर लेकर चला जाता है, जहाँ वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि भले ही डायरेक्टर दिंग उसके अंकल है, लेकिन शिनजुआन उनसे अलग है और उसे कोई भी हेट नहीं करता है। जिस पर शिनजुआन उसे कहती है कि भले ही कुछ भी हो, पर शाओलू उसे पसंद क्यों नहीं करता है। तो ग्वांग उसे बताता है कि अब भी उसके पास ऐसा कोई इंसान है जो कि उसे बहुत ही पसंद करता है, बस उसके नोटिस करने की देर है, जहाँ वो इनडायरेक्टली उसे उसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोलता है।
पर शिनजुआन उसे बोल देती है कि वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है और कुछ भी नहीं, तो वो उसका फायदा उठाना बंद कर दे। जो सुनकर वो उससे मजाक करने लग जाता है और बोलता है कि तुम ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो, तुम उतनी भी प्रिटी नहीं हो, तुम ना इस सिटी के अंदर पूरे 3rd नंबर पे आती हो। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो भी हंसने लग जाती हैं और वो ग्वांग के सामने आकर उसे थैंक्स कहती है और उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शाओलू अपने घर पर होता है, जहाँ वो उस आइस टी को बनाने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, ताकि उसे वही टेस्ट मिल सके जो चीज़ उसके मॉम डैड देख रहे होते हैं। डैड यहाँ पर मॉम से बोलते हैं कि ज़रूर शाओलू फैक्ट्री के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से निकलकर फूड डिपार्टमेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर उसकी मॉम उन्हें बताती है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और वो ज़रूर किसी को पसंद करता है, जिसके लिए वो ये सब कर रहा है। अगले दिन फिर शाओलू आइस टी और नए ग्लव्स लेकर बाइलान के पास जाता है, तो वो देखता है कि उससे पहले ही वहाँ पर सेक्रेटरी जी पहुँच गया होता है, जो बाइलान की यहाँ पर केयर करने का नाटक कर रहा था, और उसे कहता है कि वो उसे जल्दी ही यहाँ से निकाल लेगा। पर बाइलान उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तभी सेक्रेटरी जी उसे एक एनवेलप देकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो शाओलू उसे सबक सिखाने के लिए इरिटेट करना शुरू कर देता है, जिससे बचकर वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो बाइलान के पास आकर उसे वो आइस टी पिलाता है, जो कि बाइलान को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तभी वो यहाँ पर उसे नए ग्लव्स देता है, जिसके लिए भी वो उसे थैंक यू बोलती है। तभी शाओलू यहाँ पर बाइलान से पूछने लग जाता है कि सेक्रेटरी जी ने तुम्हें एक एनवेलप दिया था ना, जो सुनकर बाइलान उसे परेशान करने लग जाती है कि वो भला उसके एनवेलप पे इतना इंटरेस्टेड क्यों है, कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि उसने उसे लव लेटर दिया है। ये सुनकर शाओलू उसे समझाने लग जाता है कि सेक्रेटरी जी बहुत ही अजीब लड़का है, वह हर दूसरी ब्यूटीफुल लड़की को पसंद करने लग जाता है, तो बाइलान को उसे दूर ही रहना चाहिए। अब जैसे वो लोग यहाँ पर उसका एनवेलप खोलते हैं तो देखते हैं कि सेक्रेटरी ने यहाँ पर उसे एक होटल रूम का इन्विटेशन दिया हुआ था। ये देखकर शाओलू बाइलान को वहाँ पर जाने से मना करता है, तो बाइलान उसे इरिटेट करने के लिए कहती है कि वो भला उसके मना करने पर क्यों रुकेगी और वो उसकी बात क्यों माने। अब रात में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी सी तैयार होकर होटल रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि बाइलान वॉशरूम में नहा रही थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब उसे अपनी मन की बात यहाँ पर बताने लग जाता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी से वो उसे पसंद करने लगा। वो दोनों कितने ज़्यादा सेम और एकदम लोनली है, जो सुनकर बाइलान बाहर आने लग जाती है, लेकिन सेक्रेटरी जी गेट पर खड़ा हो जाता है। वो उसे बोलता है कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, और आगे बताने लग जाता है कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है, वो उसकी काफ़ी अच्छे से केयर करेगा। तो बाइलान का जवाब क्या है वो उसे बता दे। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर से बाइलान की जगह शाओलू बाहर निकलता है, जो उससे बोलता है मेरा जवाब हाँ है। जैसे यहाँ पर देखकर सेक्रेटरी जी तो एकदम शॉक ही रह गया था। शाओलू उसके पास आकर बोलता है कि वो तो कितना अच्छा है, उसने उसके लिए इतना अच्छा होटल बुक किया और यहाँ पर उसके लिए खाना भी लेकर आया है, जिस चीज़ के लिए वो उसे थैंक्स करना चाहता है। तो सेक्रेटरी जी उसे बोलता है कि वो सिर्फ जियांग की वजह से उसे परेशान नहीं करता है, वरना वो उसे फाइट कर सकता है। तो शाओलू उससे कहता है कि वो जियांग के बिना भी उससे फाइट कर सकता है, और अगर वो टेस्ट लेना चाहता है तो अभी ले ले। ये सुनकर सेक्रेटरी जी वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते ये कहता है कि वो इस बात का बदला उसे ज़रूर लेगा। उस वक्त शाओलू को काफ़ी रिग्रेट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू वहाँ से बाइलान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे सब कुछ बता देता है, जो सुनकर बाइलान भी हंसने लग जाती है। दोनों फिर इसके बाद साथ में एक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। फिर वो फैक्ट्री में आकर वहाँ पर काफ़ी चिल्लाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर एंजॉय कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों एक प्लांट के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ शाओलू का हाथ गलती से बाइलान के शोल्डर पर चला जाता है। पर बाइलान ये चीज़ नोटिस करके भी उसे कुछ नहीं कहती और उसे स्माइल करती रहती है। शाओलू फिर उसे फैक्ट्री के गार्डन में लगे फाउंटेन्स दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और खुश होते हैं, पर अब वो डॉम में नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये लोग सेक्रेटरी जी की बुक के होटल रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ शाओलू नशे में अपने दिल की बात बाइलान को बताने लग जाता है कि सभी लोग कैसे बाइलान को गलत समझते हैं, पर वो जानता है कि वो कैसी लड़की है। वो अकेले होने की वजह से बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना रूड बिहेव करती है, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर बाइलान उसे किस करके वहाँ से जाने लगती है, पर शाओलू उसे रोककर वापस से किस करने लग जाता है। अगले दिन अब जब शाओलू की आँख खुलती है तो वो बेड पर अकेला होता है। उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और बाइलान भी यहाँ से जा चुकी थी। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है कि आखिर कल रात यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वो रेडी होकर फटाफट से फैक्ट्री चला जाता है, जहाँ पर बाइलान उससे कुछ दूर बैठी हुई थी और वो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। तभी वहाँ पर ग्वांग आ जाता है, जो कि शाओलू से पूछता है कि वो रात को डॉम में क्यों नहीं आया, जिस पर शाओलू उसे कुछ भी नहीं बताता। पर ग्वांग उसे बता देता है कि कल रात वो भी शिनजुआन के साथ गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, क्योंकि शिनजुआन को घर से निकाल दिया गया है। जो सुनकर शाओलू उससे पूछता है कि अगर वो शिनजुआन के साथ था तो क्या उनके बीच में कुछ हुआ। इस पर ग्वांग उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसे प्रपोज करने से पहले या फिर अपनी फीलिंग कन्फेस करने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करेगा।
ये सुनकर शाओलू भी अब डिसाइड कर लेता है कि कल रात उसके और बायलन के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा। पर जैसे वो बायलन को ये बताने के लिए चाहता है तो वो उसे स्माइल करते हुए याद करने के लिए कहती है कि कल रात क्या हुआ था, पर उस बेचारे को कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए वो काफ़ी सारे बुक्स पढ़ने लग जाता है कि आखिर वो कैसे पता लगा सकता है कि वो वर्जिन है या फिर नहीं, और कल रात उनके बीच में कुछ हुआ भी था या फिर नहीं। यही बातें वो बायलन से भी करता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बता रही थी और उसे बोलती है कि वो इतना ना सोचे, उसे बस ड्रिंक कर रखी थी तो उसे मिस्टेक हो गई। जो सुनकर शाओलू को कुछ भी समझ नहीं आता और ना ही उसे याद आता है कि कल रात क्या हुआ था। शाओलू फिर यहाँ से जियांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ जियांग भी उसे यही समझाता है कि लड़कियों के दिल को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो शाओलू को सीधे सीधे जाकर बस अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए कि वो उसके लिए क्या फील करता है और उसे पसंद करता है। इसलिए शाओलू अब अपने एक फ्रेंड के साथ फूड स्टॉल पर बैठकर बायलन को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। वो उसे बताएगा कैसे जितने उसे फिश बॉल पसंद है वो उसी की तरह उसे पसंद करता है, क्योंकि जब बायलन से मिला तभी उसे इस वर्ल्ड की एक अच्छी साइड के बारे में पता चला। जिसकी ऐसी बातें सुनकर उसका दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि अगर वो लड़की होता ना तो वो ज़रूर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता। जो सुनकर शाओलू में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो बायलन को प्रपोज कर ही रहेगा। इसीलिए वो एक फ्लावर बुके लेकर फैक्ट्री के बाहर बायलन का वेट करने लग जाता है, पर वो देखता है कि बायलन तो सेक्रेटरी जी के साथ कार में बैठकर जा रही होती है। इसीलिए वो उसकी कार का पीछा करने लग जाता है, जहाँ वो देखता है कि ये लोग किसी एक बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर गए हुए थे। ये देखकर शाओलू काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और बायलन को प्रपोज करने का उसका सारा सपना टूट जाता है। जो उसके बाद वो बायलन की डॉम के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। उसके आते ही वो यहाँ पर गुस्से में उससे पूछता है कि वो सेक्रेटरी जी के साथ क्या कर रही थी और उन दोनों के बीच उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही है। जिस बात पर बायलन भी उसे उसी की तरह जवाब देती है कि वो बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भला क्यों लेगी, क्योंकि उस रात उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से बायलन को शाओलू के अलावा किसी और से मिलना भी अलाउड ना हो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शाओलू को हम गुआंग से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो उसे बोल रहा होता है कि क्या वो इमेच्योर है, तो गुआंग उसे बताता है कि उसे पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए थी, क्योंकि बायलन को अब बॉयलर रूम से निकालकर सेक्रेटरी जी के डैड यानी कि उनकी डायरेक्टर बाई के ऑफिस में इंग्लिश ट्रांसलेटर के लिए रीअसाइन कर दिया गया था। इसलिए सेक्रेटरी जी उसे अपने साथ लेकर गया था अपने डैड से मिलवाने के लिए। ये सुनकर शाओलू गुआंग से पूछने लग जाता है कि आखिर सेक्रेटरी जी के अंदर क्या ऐसा है जो कि उसके पास नहीं है, तो गुआंग उसे बताता है कि सेक्रेटरी जी के डैड बहुत ही रिच है और फूड फैक्ट्री के डायरेक्टर है और जी भी काफ़ी एजुकेटेड और वेल मैनर्ड इंसान है, तो लड़कियां तो उसे परस्यू करेंगी। लेकिन उसके पास शाओलू की जैसी लुक्स नहीं है, क्योंकि शाओलू फैक्ट्री का सबसे हैंडसम लड़का है। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बायलन के काम से डायरेक्टर बाई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि भले ही फूड फैक्ट्री में काम कर रही है पर वो चाहते हैं कि वो उनके ऑफिस में काम करे। जो सुनकर बाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे सेक्रेटरी जी मिलता है, जो कि उसे उस होटल वाले दिन के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि उसके इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थे और ना ही वो ये जानता था कि शाओलू वहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ देगा। इस पर बायलन कहती है कि शाओलू को भेजने का आइडिया उसी का था। तभी सेक्रेटरी जी उससे बताता है कि उसने अपने डैड से कहकर बायलन को वहाँ पर ट्रांसलेटर की जॉब के लिए बुलवाया है और उसके डैड जल्दी एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस करने वाले हैं, जिसका सिर्फ एक ही स्लॉट है और उस एग्जाम को पास करने के बाद वो एक परमानेंट ट्रांसलेटर बन सकती है, जिस सबके अंदर वो उसकी पूरी मदद करेगा। ये सुनकर बायलन उसे जवाब देती है कि उसने ऑफिस के बाहर बोर्ड पर इंग्लिश ट्रांसलेटर का नोटिस पढ़ा था और उसने खुद ही उस वैकेंसी के लिए आगे आकर रिज्यूमे दिया था। उसी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ ताकि वो डायरेक्टर बाई की ट्रांसलेटर बन सके। इस समय तुमने मेरे लिए क्या किया? और जो एग्जाम इंग्लिश ट्रांसलेटर के लिए होने वाला था उसके लिए भी बायलन खुद अपनी कैपेबिलिटी से तैयारी कर सकती थी, उसमें उसे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू के डैड घर में किचन में काम कर रहे होते हैं, जहाँ जैसे ही देखते हैं कि शाओलू भी वहाँ पर आया है तो वो उसे काम बताकर खुद न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही मॉम वहाँ पर आती है तो वो खुद ही काम करने लग जाते हैं। जो देखकर शाओलू अपने डैड से पूछता है कि आप मॉम से इतना डरते क्यों हो? तो डैडू से बोलते हैं कि वो उसकी मॉम से नहीं डरते बल्कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं ताकि उसकी मॉम को खुशी मिले ये सब देखकर। और एक तरीके से ये उनके केयर जताने का तरीका है। जब शाओलू अपने डैड से पूछता है कि अगर उसकी मॉम किसी ऐसे इंसान से बात करने लग जाए जो इंसान उसके डैड को पसंद ना हो तो वो इस सिचुएशन में मॉम के साथ कैसे डील करेंगे। इस पर डैड कहते हैं कि अगर मॉम किसी ऐसे इंसान से बात भी करेंगे तो वो उनसे बहुत ही शांत होकर बिहेव करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। वो ना तो उन पर चिल्लाएंगे और ना ही उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे।
पर तभी शाओलू की मम्मी सब सुनते हुए बाहर आ जाती है। वो शाओलू को यहाँ पर समझाती है कि वो जिसे भी डेट कर रहा है उस पर शाओलू को ट्रस्ट करना चाहिए, और अगर उसे लग रहा है कि वो लड़की कुछ गलत कर रही है तो उसे बहुत ही शांत दिमाग से उसे पूछना चाहिए, ना ही उस पर चिल्लाना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले दिन अब शाओलू, गुआंग और चैन मिलकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बाइलन उन्हीं की कैंटीन में लंच करने के लिए आती है। तो इसकी वजह से सभी लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि अब वो तो जल्दी सेक्रेटरी जी से शादी कर लेगी, क्योंकि वो तो अब उसके डैड के ऑफिस के अंदर रीअसाइन हो गई है, उसे स्पेशली वहाँ पर बुलाया गया है। पर बाइलन इन सारी बातों को इग्नोर करके खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वहाँ पर दाकांग और उसके सारे साथी भी आकर उसके साथ बैठ जाते हैं, जहाँ वो उसे बोलने लग जाते हैं कि उसे शायद छोटे वर्कर्स के साथ बैठकर खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो तो अब सेक्रेटरी जी के साथ है ना, और वो उन वर्कर्स जैसे लो क्लास लोगों के साथ क्यों ही बैठेगी। ये सुनकर शाओलू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बाइलान को बुली कर रहे थे, इसलिए वो दाकांग से फाइट करने लग जाता है, जहाँ दाकांग उसे बोलता है कि बाइलान ने तो उसे सेक्रेटरी जी के लिए डंप भी कर दिया, तो वो भला उसकी साइड क्यों ले रहा है। ये सुनकर बाइलान वहाँ से उठकर चली जाती है। शाओलू भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो ये बात पहले भी तो बता सकती थी ना कि वो ट्रांसलेटर की जॉब के लिए जा रही है। तो बाइलान उसे जवाब देती है कि वो उसे ट्रस्ट भी कर सकता था ना, और वो भला उसे इतनी सी बात क्यों एक्सप्लेन करे। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी जी भी वहाँ पर आता है, जो कि बाइलान को कल होने वाली एक मीटिंग में आने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो बाइलान को पिक करने के लिए भी आएगा, जो सुनकर बाइलान अंदर चली जाती है। पर सेक्रेटरी जी लू को यहाँ पर मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि शाओलू सिर्फ एक छोटा मोटा वर्कर है, तो बाइलान उसके साथ क्यों आएगी। फिर हम शाओलू को बहुत ही गुस्से में काम करता हुआ देखते हैं। तभी चैन और गुआंग उसे अच्छा फील करवाने के लिए बोलने लग जाते हैं कि वर्कर्स अपना काम बहुत ही मेहनत और स्किल से करते हैं, और वो सेक्रेटरी जी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने डैड की बोरो की हुई कार के अंदर घूमता है। जो सुनकर शाओलू को एक आइडिया आता है, और वो चैन की बनाई हुई एक मॉडिफाइड साइकिल पर बाइलान को पिक करने के लिए जाता है, जहाँ सेक्रेटरी जी पहले से ही कार लेकर खड़ा हुआ था। वो शाओलू को यहाँ पर मजाक उड़ाने लग जाता है कि शाओलू की बाइक पर भला कौन ही बैठेगा। पर जब बाइलान बाहर आती है तो वो सेक्रेटरी जी के साथ ना जाकर बल्कि शाओलू के साथ चली जाती है, जहाँ से जाते वक्त ये दोनों बातें कर रहे थे कि अगर सेक्रेटरी जी बाइलान को एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जा सकता है तो शाओलू भी अपनी सैलरी की बोनस मिलने पर बाइलान को वहाँ पर लेकर जा सकता है। पर बाइलान उसे कहती है कि वो एक वर्कर है और बहुत ही मेहनत से पैसे कमाता है, तो उसे इन सब चीज़ों के अंदर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, और वो लोग किसी फूड स्टॉल पर भी खा सकते हैं। वो यहाँ पर शाओलू से ये भी कहती है कि वो उसे उसकी फेवरेट फिश बॉल खिलाने के लिए भी लेकर जा सकता है, जो सुनकर शाओलू खुश होकर हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अपनी कार ठीक करवाने के बहाने से आता है, और बाकी वर्कर से अपनी कार ठीक करवाने के बजाय शाओलू को वहाँ पर बुलाने के लिए कहता है, जहाँ सभी वर्कर्स उसके काफ़ी बोलने पर भी शाओलू को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सेक्रेटरी जी यहाँ पर सिर्फ उसकी इंसल्ट करने के लिए आए हैं। पर फिर भी शाओलू वहाँ पर उसे फेस करने के लिए आ जाता है, और जब वो उसकी कार रिपेयर कर रहा होता है तभी सेक्रेटरी बायो उसे ठीक से रिपेयर करने के लिए कहता है। वो यहाँ पर उसे ताने देता है कि अगर उसने कुछ भी मिस्टेक किया ना तो उसे कंपनसेशन देना होगा। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी बोलता है कि उसे ऐसी कार की तो आदत भी नहीं होगी ना, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी कार चलाई नहीं होगी। ये सुनकर उन लोगों में लड़ाई हो जाती है, और सेक्रेटरी बायो शाओलू से कहता है कि वो बाइलान का पीछा छोड़ दे, वरना अगर वो लोग सेक्रेटरी जी से लड़ाई कर सकते हैं तो वो भी अपने लोगों को वहाँ पर लेकर आ सकता है और शाओलू से लड़ाई कर सकता है। जिस चीज़ के लिए शाओलू हाँ बोल देता है, वो उसे कहता है कि वो जिसको भी लेकर आना चाहता है ला सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जब शाओलू कैंटीन में खाना खाने के लिए जाता है तो दाकांग शाओलू से सॉरी कहता है और बोलता है कि उसे लगा था कि बाइलान के लिए शाओलू सेक्रेटरी जी की साइड ले रहा है, पर उसने तो उससे लड़ाई कर ली और उसे अच्छा सबक सिखाया। सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि जब वो सभी वर्कर्स को नीचे दिखा रहा था तब शाओलू ने एक तरीके से सभी लोगों के लिए स्टैंड लिया और उसे फाइट करने के लिए एग्री किया। जो सुनकर यिंग अपने हाथों से बनी हुई एक डिश शाओलू को देने के लिए आती है, पर वो डिश असल में चैन की फेवरेट थी। वो चैन को पूरा खाना पकड़ाकर यहाँ से चला जाता है और चैन खुश हो जाता है क्योंकि वो युंग को और उसके हाथों से बने हुए खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जी डायरेक्टर दिंग से मिलता है। वो उसे यहाँ पर शाओलू के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि अगर डायरेक्टर दिंग ने उसकी हेल्प करी तो वो भी उसका नाम अफांग वाले मैटर से क्लियर करवा देगा। इसीलिए वो भी सेक्रेटरी जी की मदद करने के लिए मान जाता है और वो सीधे जियांग से बात करने के लिए जाता है कि वो अपने कज़न यानी कि शाओलू को समझा कर रखे और उसे फाइट के अंदर ना पड़ने दे, क्योंकि ऐसा करने से उसके फ्यूचर के साथ साथ उसका ये जो स्केटिंग रिंग का बिजनेस है वो भी खराब हो सकता है। अगर सेक्रेटरी जी ने उनके खिलाफ कोई सॉलिड कदम उठा लिया तो पता नहीं उनका क्या होगा। जो बोलकर दिंग यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियांग शाओलू से मिलने के लिए जाता है जो कि सेक्रेटरी जी के साथ फाइट की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी जियांग उसे बोलता है कि उसके अंदर इतनी सारी एबिलिटीज हैं, फिर भी शाओलू ने उसे सिर्फ फाइट करने वाली एबिलिटीज ही क्यों सीरियसली लिया।
जो सुनकर शाओलू को लगता है कि शायद जांग उसे फाइट करने से रोकने के लिए आया है, लेकिन असल में वो भी अपने लड़कों को यहाँ पर बुलाकर लेकर आता है। वो कहता है कि अपने कज़न को अकेले फाइट नहीं करने देगा क्योंकि उसे एक टीम की ज़रूरत है जो कि उसे प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद अब इन लोगों के बीच की फाइट की खबर हर जगह पर फैल जाती है और सेक्रेटरी जी भी अच्छी तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ शाओलू भी अच्छी तैयारी कर रहा था। अब जब बाइलन सेक्रेटरी जी की कार वापस लेने के लिए आती है क्योंकि उस कार में उन्हें फॉरेन गेस्ट को लेने के लिए जाना था, जहाँ पर वो शाओलू को समझाती है कि उसे भला हमेशा लड़ाई करके सब कुछ क्यों सॉल्व करना है, अपना दिमाग यूज करके भी तो लड़ाई सॉल्व कर सकता है ना। वो ये भी जानती है कि वो उसे जीतने के लिए सेक्रेटरी जी के साथ ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो कोई सामान नहीं है जो कि जीतने वाले को मिलेगा। वो उसे बताती है कि वो डायरेक्टर भाई के ऑफिस में भी अपनी मर्जी से गई थी क्योंकि उसे ट्रांसलेटर की जॉब अच्छी लगती है, तो भला वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। जिस पर शाओलू उसकी कार में बैठ जाता है। वो उसे बोलता है कि सेक्रेटरी जी ने भी तो फाइट की तैयारी कर ली है ना, तो वो पीछे नहीं हट सकता। ये सुनकर बाइलन गुस्से में कार स्टार्ट करती है, पर हम देख पाते हैं कि वो काफ़ी बेकार ड्राइवर थी, वो ठीक से कार चला भी नहीं पा रही थी। वो गुस्से में शाओलू को ये कहकर कार से उतार देती है कि वो काफ़ी सेल्फिश है और अगर उसने लड़ाई की तो शाओलू से कभी भी बात नहीं करेगी। अब जब वो कार लेकर डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचती है तब तक उस कार की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर गुस्से में बाइलन को ट्रांसलेटर की जॉब से हटा देते हैं और वापस फूड फैक्ट्री एक्सपीरियंस करने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू, चैन और गुआंग साथ में बैठे हुए थे और फाइट की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर शिनजुआन आ जाती है जो उन्हें बताती है कि उसने सेक्रेटरी जी को पुलिस से बात करते हुए सुना कि वर्कर्स फाइट करने वाले हैं और वेपन्स भी लाने वाले हैं, यानी कि सेक्रेटरी जी सिर्फ वर्कर्स को फंसाना चाहता था और अरेस्ट करवाना चाहता था, जिसकी वजह से शिनजुआन उन्हें लड़ाई करने से रोकती है। पर ये लोग प्लान ही चेंज कर देते हैं कि वो अपनी फाइट की लोकेशन ही बदल देंगे और सेक्रेटरी जी पर नजर रखेंगे कि कहीं वो और ज्यादा चीटिंग ना करे। जो सुनकर शिनजुआन उसे साइड में ले जाकर बताती है कि भला वो लड़ाई करना बंद क्यों नहीं कर देता, क्योंकि उसकी वजह से वापस से बाइलन को बॉयलर रूम के अंदर भेज दिया गया है और सब जानते हैं कि ये लड़ाई उन दोनों के बीच में बाइलन की वजह से हो रही है, जिसके अंदर फंस भी सिर्फ वही रही थी क्योंकि उसकी जॉब बार बार फाइट की वजह से इफेक्ट हो रही थी। जिसके बाद शाओलू जल्दी से बॉयलर रूम में जाता है और देखता है कि बाइलन वहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्क कर रही थी, जहाँ पर वो दकांग की बातें भी सुन रहा था जो कि उसे वापस से बुली कर रहा था। पर ये सारी गलती शाओलू की थी, इसीलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाता। जिसके बाद अब फाइट का दिन आ जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी बाय और शाओलू अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोनों यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग लग रहे थे, पर तभी शाओलू सभी के बीच में अनाउंस करता है कि ये फाइट उसके और सेक्रेटरी जी के पर्सनल इशू से स्टार्ट हुई थी। तो वो चाहता है कि वो सेक्रेटरी जी के साथ 1-on-1 फाइट करे और जब तक शाओलू ऑर्डर नहीं देता तब तक उसकी साइड से कोई भी सामने से हमला नहीं करेगा। जिस बात के लिए सभी लोग मान जाते हैं और अब फाइट शुरू होती है, जहाँ पर शाओलू तो एक ही पंच के अंदर पहले सेक्रेटरी जी को हिला देता है। एक पंच खाने के बाद सेक्रेटरी जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग जाता है, एकदम ज़ॉम्बी की तरह, और फिर शाओलू को एक पंच मारता है। शाओलू यहाँ पर बार बार उससे मार खाते जा रहा था और वो जानबूझकर उसे बिल्कुल भी हिट नहीं करता, जो सब देखकर किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर बाइलन आ जाती है जो सेक्रेटरी जी को रोक देती है और शाओलू को संभालती है, लेकिन सेक्रेटरी जी वापस से उसे मारने के लिए आने लगता है तो जांग उसे पीछे कर देता है और अब शाओलू को मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ वो और बाइलन थे। बेहोशी में भी शाओलू यहाँ पर सिर्फ यही कह रहा होता है कि प्लीज़ बाइलन को बुली मत करो, जिसे इस तरीके से देखकर बाइलन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ी देर बाद जब शाओलू को होश आता है तो ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर बाइलन को पता चलता है कि उसके रिब्स के अंदर चोट आई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो उसे फिर सपोर्ट देकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जब हम समझ पाते हैं कि भले ही शाओलू फाइट हार गया हो, लेकिन उसने बाइलन को जीत लिया था, क्योंकि बाइलन कभी भी किसी फाइट करने वाले लड़के को पसंद नहीं करेगी, इसीलिए उसने बाइलन के लिए मार खा ली थी। अगले दिन हम देखते हैं कि शिनजुआन फैक्ट्री में मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी के बारे में अनाउंसमेंट करती हैं, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और पार्टनर ढूंढने लग जाते हैं कि वो लोग किसके साथ उस पार्टी में जाएंगे। दूसरी तरफ शाओलू को भी इस बारे में पता चल जाता है, पर वो बाइलन को इतनी जल्दी अपने साथ चलने के लिए नहीं पूछता है। जैसे ही बाइलन वहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे बताती है कि उसे वापस से ट्रांसलेटर की जॉब के लिए रीअसाइन कर दिया गया है। ये सुनकर शाओलू उसके लिए खुश होकर अप्रिशिएट करता है, जिस पर बाइलन उसे कहती है कि पहले तो वो उसके अगेंस्ट था और अब वो कैसे खुश है। तो शाओलू कहता है कि उसे जो भी अच्छा लगता है वो खुशी से कर सकती है, उसके लिए वो उसे कभी भी मना नहीं करेगा। अब शाओलू को भी यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर जाता है, जहाँ उसकी मॉम उस पर काफ़ी चिल्लाती है। वो बोलती है कि मैं ज़रा काम से बाहर क्या गई थी और तुम इतनी बड़ी फाइट में पड़ गए। तभी वहाँ पर शाओलू से मिलने के लिए शिनजुआन और यिंग आती है, क्योंकि वो दोनों ही उसे पसंद करती थी। शिनजुआन यहाँ पर उसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह लेकर आई थी, पर यिंग यहाँ पर आकर उसके लिए 2 चिकन्स को पकड़ कर लेकर आई थी, ताकि वो इन्हें खाकर जल्दी से हेल्दी हो सके।
ये बोलकर वो उन चिकन को घर के अंदर ही छोड़ देती है, जिससे कि सभी लोग उसे पकड़ने लग जाते हैं। और मॉम यहाँ पर इन दोनों को देखकर तो काफी खुश हो रही थी। वो यहाँ पर डैड से पूछते हैं कि उन दोनों में से कौन सी लड़की शाओलू के लिए सही रहेगी। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी जी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए चाहता है। वो उनसे अपनी एक फ्रेंड यानी कि बाइलान को मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी में लाने के लिए पूछता है, क्योंकि उनकी एक पार्टी थी जिसके अंदर काफी बड़े बड़े लोग आने वाले थे। इसलिए बाहर से किसी को भी बिना इनविटेशन के आना अलाउड नहीं था। इसलिए वो अपनी मॉम को भी एक इनविटेशन देने के लिए बोलता है। साथ ही वो यहाँ पर उन्हें खुश करने के लिए चॉकलेट भी देता है, पर उसकी मॉम उस पर ध्यान ही नहीं देती और कहती है कि इस बार में उसे अपने डैड से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है जो कि किसी को भी वो पार्टी के अंदर लेकर आ सकता है। पर वो अपने डैड से इस बार में डिस्कस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मॉम को ही मनाने की कोशिश करता है। जो सुनकर वो उसे बोलती है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में लेकर आना चाहता है तो पहले वो उसे उसके पास लेकर आए उससे मिलवाने के लिए। वो देखना चाहती है कि वो उनकी फैमिली के लिए सूटेबल है भी या फिर नहीं, जिस पर वो कहता है कि वो फिलहाल तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जरूर बन जाएगी और उन्हें इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उससे मिलने के लिए। उसे वो लोग एज अ फ्रेंड ट्रीट करे। ये बोलकर अपनी मॉम को मनाने लग जाता है और उन्हें यहाँ पर समझाता है कि अब उन्हें गेस्ट हाउस में ना रुककर घर पर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके डैड भी वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। जिस पर उसकी मॉम गुस्से में बोलती है कि वो बड़ों की लड़ाई के बीच में इंटरफेयर ना करे, जिसकी वजह से वो नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। जो सब देखकर हम समझ पाते हैं कि उसके पेरेंट्स हमेशा से ही लड़ाई करते रहते थे और वो इस सब की वजह से कभी भी जी पर ठीक से ध्यान नहीं देते थे। दूसरी तरफ शाओलू की मॉम उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसे बताती है कि आज उसने उस लड़की को यहाँ पर इन्वाइट किया है जिसे वो बहुत टाइम से पसंद करता है। जिससे शाओलू को लगता है कि उसकी मॉम को पता लग गया है कि वो बाइलान को पसंद करता है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम उस लड़की को डिनर टेबल पर बुलाती है तो वो असल में शिनजुआन थी। शाओलू की मॉम बताती है कि ये सभी आंटी दोंग से उसे पता चला कि कैसे वो और शाओलू एक ही स्कूल के अंदर पढ़े हैं और वो डॉम में शाओलू से मिलने के लिए भी चाहती है। जो सारी बातें सुनकर बेचारा शाओलू तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर दिन बाइलान को भी उसी रेस्टोरेंट में लेकर आया होता है सेक्रेटरी जी की मॉम से मिलवाने के लिए, पर वो उसे यहाँ पर बहाना करके लेकर आया हुआ था। बाइलान के आते ही जी यहाँ पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है कि वो एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो उसकी मॉम उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब बाइलान यहाँ पूरी सिचुएशन समझ गई थी, इसलिए वो उसकी मॉम को पूरी सच्चाई बताने लग जाती है कि कैसे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि उसने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को मारा था, इसी वजह से उसने उसे डिग्री नहीं दी। वहीं शाओलू की मॉम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लग जाती है। वो शाओलू को कहती है कि उसे शिनजुआन को मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी में लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हें शाओलू सब कुछ बता देता है कि जिस लड़की को वो पार्टी में बुलाना चाहता है वो शिनजुआन नहीं है और शिनजुआन को तो ग्वांग लाइक करता है, और शिनजुआन जो उसके डॉम में मिलने के लिए आती है ना, वो उसके लिए नहीं बल्कि ग्वांग के लिए आती है। अब जैसे शिनजुआन को पता चलता है कि वो उसे पसंद नहीं करता तो वो अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। जो सुनकर शाओलू की मॉम उसे भी उसके पीछे जाने के लिए बोलती है। जब वो उसके पीछे जा रहा था तभी वो एक रूम से बाइलान की आवाज़ आते हुए सुन लेता है, इसलिए वो वहीं पर रुककर उनकी बातें सुनने लग जाता है, जहाँ जी अपनी मॉम के सामने कह रहा होता है कि बाइलान काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़की है, क्योंकि वो फैक्ट्री में भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस पर बाइलान खुद ही उन्हें बता देती है कि उसे बॉयलर रूम भेज दिया गया है, क्योंकि उसने अफांग के केस में फेक मेंटल सर्टिफिकेट बनाया था, वो भी जी के कहने पर। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। वो बाइलान को बोलती है कि उनकी फैमिली पूरी फ्यूचरिंग सिटी के अंदर बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, तो बाइलान जैसी लड़की जिसका पास्ट इतना ज़्यादा खराब है वो लोग उसे अपनी पार्टी के अंदर भला कैसे इन्वाइट कर सकते हैं। जिस बात का बाइलान तो कुछ भी जवाब नहीं देती, पर उसकी इंसल्ट होता हुआ देखकर शाओलू अंदर आ जाता है। वो बाइलान के लिए यहाँ पर स्टैंड लेता है कि उसने पास में जो कुछ भी किया वो उसने दूसरों की हेल्प करने के लिए किया था और उन लोगों का कोई भी हक नहीं बनता कि वो यहाँ पर बैठकर उसे जज करे, क्योंकि वो बाइलान को अच्छे से जानता है और वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मॉम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बाइलान से पूछती है कि क्या सच में ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, तो बाइलान इस पर मना कर देती है, जिसकी वजह से सेक्रेटरी यहाँ पर शाओलू की इंसल्ट करने लग जाता है कि ये ना बहुत ही बदमाश लड़का है, ये फैक्ट्री में हर किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, जबकि वो वहाँ का एक छोटा सा वर्कर है। ये सुनकर बाइलान खड़ी हो जाती है। वो उन्हें जवाब देती है कि भले ही शाओलू उसका बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, और क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं तो इसीलिए वो उसके साथ यहाँ से जा रही है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर शाओलू बाइलान से सीरियस होकर पूछता है कि उसने सबके सामने मना क्यों किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और क्या वो उस रात को सीरियसली नहीं लेती जिस दिन वो ड्रंक होकर होटल में रुके थे। ये सुनकर बाइलान हंसने लग जाती है और कहती है कि उस रात बस एक किस के अलावा उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो लोग साथ में मिलकर खेल रहे थे और फिर वो होटल से चली गई थी। जो बात शाओलू अब ग्वांग से मिलकर उसे बताता है, जहाँ ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जो सुनकर ग्वान बोलता है कि कम से कम बाइलान ने उसे किस तो किया ना, पर शिनजुआन को वो इतने टाइम से पसंद करते हैं और वो आज तक उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाया है। ये दोनों फिर यहाँ से डॉम जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि शिनजुआन बाहर ही उनका वेट कर रही थी।
वो यहाँ पर गुआंग को मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी में उसका पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करती है, जो सुनकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और खुशी खुशी हाँ बोल देता है। जिन दोनों को ऐसे देखकर शाओलू को भी उसके लिए काफी खुशी होती है, पर अब बस शाओलू को ही पार्टनर मिलना बाकी था। दूसरी तरफ बाइलन शाओलू के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसने आज उसे पार्टी में आने के लिए पूछा था, पर उस वक्त उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि चैन भी अपनी दिल की बात बताने के लिए यिंग के लिए एक लव लेटर लिख रहा होता है, ताकि वो पार्टी में उसे साथ में आने के लिए पूछ सके। पर तभी यिंग वहाँ पर एकदम से आ जाती है, जिसे देखकर चैन वो लव लेटर टिफिन बॉक्स के अंदर छुपा देता है। पर वो बॉक्स असल में यिंग का था, जो कि उसे वहाँ पर लेने के लिए आई थी। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर लव लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर उसे लगता है कि ये उसे शाओलू ने लिखा है। इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चैन को हक कर लेती है। पर बेचारा चैन काफी दुखी होता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बता पाया था। यिंग यहाँ पर अब सोचने लग जाते हैं कि उसे तो कभी भी डांस नहीं किया है, तो वो सबके सामने शाओलू के साथ भला डांस कैसे करेगी। तो चैन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में काफी इंजॉय करते हैं और वो उसे डांस सिखा रहा था। इसके बाद अब पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने पार्टनर्स के साथ स्केटिंग रिंग में पहुंच जाते हैं। पर वहाँ पर शाओलू बाइलान का ही बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था, जहाँ जियांग उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या उसने बाइलान को डांस में आने के लिए पूछा भी था। तो शाओलू बताता है कि उसने एक बार पूछ लिया था। इस पर जियांग उसे समझाता है कि अगर वो सच में किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे अपनी ईगो को साइड में रखना होगा, क्योंकि इसी गलती की वजह से जियांग अभी तक सिंगल था और उसे कोई भी नहीं मिली थी। जो बात शाओलू समझ जाता है और वो बाइलान को बुलाने के लिए जाने वाला था, पर तभी वो देखता है कि वो सेक्रेटरी जी के साथ कहीं पर गाड़ी में बैठकर जा रही थी। इसीलिए अब शाओलू अकेले ही पार्टी के अंदर चला जाता है। इधर हमें पता चलता है कि असल में बाइलान सेक्रेटरी जी के साथ इसीलिए जा रही थी क्योंकि उनकी पार्टी में एक फॉरेन गेस्ट आने वाला था। इसीलिए बाइलान को वहाँ पर उसके डैड के लिए ट्रांसलेटर बनना था। जहाँ सेक्रेटरी जी कार में बाइलान को इम्प्रेस करने के लिए उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो शाओलू की बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकती है और वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा, और बोलता है कि शायद तुमने मुझे जेलस फील करवाने के लिए उसके साथ रहती हो, जो कि बहुत ही फनी बात थी। पर बाइलान इसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद अब हम पार्टी में देखते हैं कि जियांग सभी के सामने पार्टी के अनाउंसमेंट कर रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो स्टेज से उतरकर फटाफट यहाँ से चला जाता है। पर फिर अब पार्टी शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि गुआंग और शिनजुआन एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं। दोनों साथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। दूसरी तरफ यिंग शाओलू के पास आती है और कहती है कि उसे उसका लेटर बहुत ही पसंद आया। उसे नहीं पता था कि शाओलू ऐसा भी लिख सकता है, तो वो उसके डांस फ्लोर पर वेट कर रही है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है, पर वो बेचारा इधर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि उसने तो कोई भी लेटर नहीं लिखा, तो यिंग भला किस बारे में बात कर रही है। तब यहाँ पर शाओलू को पता चलता है कि डांस कॉम्पिटिशन के उन्होंने प्राइजेस भी रखे हुए हैं, और थर्ड प्राइज में एनिमल क्रैकर्स नाम का एक कुकी बॉक्स होता है, जो देखकर उसे यहाँ पर बाइलान की याद आ जाती है कि बचपन में जब वो ऑर्फनेज में थी तो जो बच्चे डिसिप्लिन से रहते थे उन्हें वो कुकीज़ दिए जाते थे, पर बाइलान को वो कुकी कभी भी नहीं मिली। जब उसने बाकी बच्चों से लड़ाई करके वो कुकीज़ लेने की कोशिश की तब उसके हाथ सिर्फ टूटे हुए पीसेस लगे। ये सब याद करके वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, पर अब शाओलू समझ चुका था कि उसे बाइलान के लिए क्या करना है, इसलिए वो उस कुकी के पैकेट को लेकर बाइलान को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसी बीच हम गुआंग और शिनजुआन को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर शिनजुआन थोड़ी सी सैड होती है क्योंकि वो इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी, फिर भी शाओलू ने उसे देखा तक नहीं। जो देखकर गुआंग उसे समझाता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो तो हमेशा से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसे शाओलू पसंद नहीं करता है तो वो ब्यूटीफुल नहीं है, बल्कि वो फूचेंग की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। इतना कहकर गुआंग उसे प्रपोज भी कर देता है, पर शिनजुआन उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि वो हमेशा से पढ़ाई के अंदर भी अच्छी रही है और वो इतनी ब्यूटीफुल है, इसीलिए वो एक हैंडसम लड़की को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तो वो भला उसके साथ कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके पास उसे रखने के लिए घर भी नहीं है। जिसकी ये बात सुनकर गुआंग को भी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ बाइलान को सेक्रेटरी जी से पता चलता है कि वो शाओलू को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, और जिस दिन उनकी फाइट हुई थी उससे पहले शाओलू ने उसके साथ आकर एक डील की थी कि वो बाइलान को बॉयलर रूम से वापस निकाल ले और उसे ट्रांसलेटर की जॉब के लिए रीअसाइन कर ले, जिस पर जी ने उसे बोला था कि वो ये काम तो कर देगा, लेकिन अब उसने फाइट के बारे में अनाउंस कर दिया है तो वो ऐसे पीछे नहीं हट सकता। इसलिए शाओलू जानबूझकर उस फाइट के अंदर हार गया था। वो यहाँ पर बाइलान को ये भी बोलता है कि वो जानता है कि उस जैसी लड़की कभी भी शाओलू जैसे एक छोटे वर्कर के पास नहीं जाएगी और आखिर में उसे उसी के पास आना पड़ेगा। ये सुनकर बाइलान को सेक्रेटरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके फेस पर एक मिरर से मारकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर शाओलू गार्ड से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो लोग उसे अंदर जाने दे, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर बाइलान को ले जाने के लिए आया था। पर तभी बाइलान खुद ही बाहर आ जाती है। वो शाओलू का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से भागते हुए लेकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से यिंग पर आता है, जिसका कोई भी पार्टनर नहीं था, क्योंकि शाओलू तो पार्टी से भाग गया था और ना ही उसको डांस आता था, इसलिए वो थोड़ी सैड हो जाती है।
पर तभी जियांग के अनाउंस करने पर चेन सभी के सामने आकर यिंग को चेयर अप करता है, उसके साथ यहाँ पर डांस भी करता है, जिससे कि यिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसे गले लगा लेती है। ये देखकर चेन काफी सरप्राइज हो जाता है। यहाँ से फिर हम बाइलन और शाओलू को देखते हैं, जहाँ बाइलन उससे पूछ लेती है कि क्या वो उस दिन सच में जी को नहीं हरा सकता था, क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी है। तो शाओलू स्माइल करने लग जाता है, उसे मजाक में कहता है कि सच में वो उसे नहीं हरा पाया था। फिर वो यहाँ पर उसे वही एनिमल क्रैकर कुकी का पैकेट देता है और एक लास्ट बार उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डांस पार्टी में चलेगी। वो ये सब देखकर काफी इमोशनल भी हो गई थी और कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो जल्दी ही पार्टी में पहुंच सकते हैं। जिसके बाद दोनों वहाँ पर भागते हुए पहुंच जाते हैं, जहाँ सब लोग तो वहाँ से जा चुके थे, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जहाँ शाओलू बाइलान से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, और क्योंकि वो अपना पहला मिड ऑटम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि बाइलान के पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वहाँ पर उसने कभी भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया था। शाओलू उसे बोलता है कि अब वो हमेशा से ये फेस्टिवल सभी लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि अब शाओलू हर फेस्टिवल पर उसके साथ रहेगा। जो सुनकर बाइलान स्माइल करती है। मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी के बाद जियांग और उसके दोस्त स्केटिंग रिंग बंद करके जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रेनकोट पहने हुए एक आदमी नजर आता है, जो कि उसी स्ट्रीट पर जा रहा था जहाँ उस स्टॉकर को अक्सर देखा गया था, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि यही वो स्टॉकर है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। जहाँ वो स्टॉकर दो लड़कियों का पीछा कर रहा था उन पर अटैक करने के लिए, पर जियांग उसे पीछे से अटैक करके उसे पकड़ लेता है, और जैसे वो उस पर्सन का फेस देखता है तो एकदम से चौंक जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हर जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि स्टॉकर को पकड़ लिया गया है। जहाँ शिनजॉन और बाइलान भी ये न्यूज़ पढ़ती है, तो शिनजॉन बाइलान से बोलती है कि अब तो उसके सामने शाओलू का नाम क्लियर हो चुका है। तभी बाइलान शिनजॉन से बोलती है कि वो गेस्ट हाउस में क्यों रुक रही है, वो जब चाहे डॉम के अंदर वापस आ सकती है, क्योंकि वो उसकी रूममेट थी तो आधा रूम उसी का था। जिसके बाद बाइलान वहाँ से चली जाती है। तभी डायरेक्टर दिंग जल्दी से शिनचॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो स्टॉकर असल में डायरेक्टर दिंग का बेटा यू था, जो कि मेंटली अनस्टेबल था, जिसे मेंटल इलनेस की वजह से डायरेक्टर दिंग हमेशा से ही घर में छुपा कर रखते थे लोगों से बचाकर। पर अब वो पुलिस स्टेशन में था, जहाँ पर जियांग भी शाओलू और बाकी लोगों से यही बात कर रहा होता है कि उसने यू को अरेस्ट करवा दिया है, पर क्योंकि वो मेंटली इल है तो शायद दिंग उसे जेल से बचा लेगा। जो सुनकर गुआंगो ने कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पागल ना हो और डायरेक्टर दिंग फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले, जैसा कि उसने अफांग के केस में किया था। और अगर वो सच में मेंटली इल है तो वो लोगों से इस तरीके से घर पर नहीं रख सकते, क्योंकि उसने कितने लोगों को परेशान किया है। इसीलिए अब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर यू को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड भी डायरेक्टर दिंग को यही समझाता है कि अभी उन लोगों को यू को मेंटल हॉस्पिटल ले जाना होगा। जहाँ डायरेक्टर दिंग और उसकी वाइफ उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर यू को मारने के लिए आ जाती है, जिन्हें उसने परेशान किया था, और वो लोग उसे फटाफट से यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जो सब देखकर दिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जियांग को वार्निंग देता है कि उसने उसके साथ जो भी किया है वो बहुत ही बुरा किया और वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइलान को डायरेक्टर बाई अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। वो उसके काम से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो उसे शंघाई सिटी से ग्रेजुएट होने का एक ऑफर भी देता है। वो कहता है कि उनके पास उस यूनिवर्सिटी का बस एक ही स्लॉट है और ये स्लॉट वो बाइलान को उसकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से दे रहा है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो शाओलू से मिलती है, जहाँ शाओलू उससे पूछता है कि क्या वो ट्रांसलेटर की जॉब नहीं करने वाली है। तो बाइलान बताती है कि उसका डायरेक्टर बाई के साथ ऑफिस में टास्क खत्म हो चुका है और अब वो कुछ नया करेगी। जहाँ वो शाओलू को अपने ड्रीम्स के बारे में भी बताती है कि वो जो बनना चाहती है उसके लिए शायद उसे फुचुंग सिटी भी छोड़नी पड़ सकती है। पर शाओलू उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। वो उसे उसी वक्त अपने साथ थिएटर लेकर जाता है, जहाँ वो उसके लिए गाना गाता है और उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने उस थिएटर में लोगों को आग लगने से बचाया था। इसी वजह से वो इस थिएटर का एक पार्ट बन गया और वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो फिर यहाँ पर अपने बचपन के एक और इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने एक बार अपने टीचर के साथ मस्ती की थी, जिस वजह से उसे स्टेज पर आकर सभी के सामने उन्हें सॉरी बोलना पड़ा था और उसने एक पोयम भी बोली थी। जिस पोयम को जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो बाइलान भी उसके पीछे पीछे वो पोयम रिसाइट करती है, क्योंकि उसने भी ऑर्फनेज में माफ़ी मांगते वक्त काफ़ी बार ये पोयम गाई थी। और दोनों यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हुए थिएटर की लाइट्स और साउंड के अंदर खो जाते हैं। पर तभी शाओलू बाइलान से पूछता है कि क्या वो हमेशा उसके साथ इसी थिएटर में मेंबर बनना पसंद करेगी और क्या वो उसके साथ यहाँ पर ओल्ड होने तक मूवी देखना चाहती है। जो सुनकर बाइलान थोड़ी सी सैड हो जाती है
और उसे जवाब दिए बिना ही वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गुआंग को देखते हैं जो कि स्केटिंग रिंग के अंदर होता है। वो यहाँ पर जियांग को शिनजुआन के बारे में बता रहा था कि वो उसे पसंद करता है पर शिनजुआन उसे पसंद नहीं करती है। तो जियांग उसे समझाता है कि अगर वो सच में शिनजुआन को लाइक करता है तो उसे पाने के लिए उसे मेहनत करनी चाहिए, यानी कि पैसे कमाने का सोचना चाहिए, क्योंकि हैंडसम तो वो था ही और वो उसकी काफ़ी केयर भी करता था, लेकिन उसके पास सिर्फ पैसों की कमी थी, इसीलिए उसे इस फील्ड में मेहनत करनी थी। फिर स्केटिंग रिंग बंद होने के टाइम पर गुआंग और जियांग के दोस्त वहाँ पर साथ में मिलकर सफाई कर रहे थे। तभी वो देखता है कि जियांग का एक दोस्त वहाँ पर पड़ी हुई मिल्क शेक की बोतल को उठाकर पीने लग जाता है, जो कि किसी लड़की ने वहाँ पर छोड़ दिया था। उसी वक्त वो लड़की अपनी बोतल वहाँ पर लेने के लिए वापस आ जाती है, पर वो जियांग के दोस्त पर गुस्सा नहीं करती और स्माइल करके उसे वो बोतल रखने के लिए कहती है, जो देखकर वो तीनों लड़के सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि वो लड़की उसे पसंद करती थी। अब ये तीनों उस मिल्क टी को पीते हैं और बोलने लग जाते हैं कि इससे अच्छी तो वो वाली मिल्क टी थी जो कि शाओलू ने बाइलान के लिए बनाई थी। तभी यहाँ पर बातें करते हुए गुआंग को एक आइडिया आता है कि वो भी एक अच्छी रेसिपी वाली मिल्क टी सेल कर सकते हैं और एक टी स्टॉल लगा सकते हैं। जब वो ये बातें जियांग के दोस्तों के साथ कर रहा था तो डायरेक्टर दिंग उनकी बातें चुपके से सुन लेता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गुआंग एक आइस टी बनाकर अपने डॉर्म जा रहा था, जहाँ वो देखता है कि उसके डॉर्म के बाहर शिनजुआन उसका वेट कर रही थी। वो पार्टी की रात के लिए उसे सॉरी कहती है और बोलती है कि वो कोई नहीं होती जो कि उसे जज करे, पर गुआंग उसे समझाता है कि वो उसे कितने सालों से पसंद करता है और वही उसके लिए सब कुछ है। एक दिन वो ज़रूर उसके लिए कुछ करेगा जिससे कि वो उसे पसंद करने लग जाए, जहाँ वो उसे अपने हाथों से बनाई हुई मिल्क टी भी पिलाता है क्योंकि वो ये सब कुछ इसी के लिए करना चाहता था। जहाँ शिनजुआन उसे एक बात बताती है कि उसके अंकल यानी कि डायरेक्टर दिंग उन लोगों से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने उसके बेटे यू को अरेस्ट करवा दिया, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिसके बाद अब टी स्टॉल का आइडिया गुआंग शाओलू और चेन को भी बताता है और बोलता है कि वो तीनों उस टी स्टॉल को साथ में स्केटिंग रिंग के बाहर ओपन कर सकते हैं और वहीं से वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगर उनकी टी लोगों को पसंद आई तो। जिस चीज़ के लिए शाओलू हाँ कर देता है क्योंकि उसके पास मिल्क टी की रेसिपी थी और वो गुआंग की यहाँ पर शिनजुआन को पटाने में हेल्प भी करना चाहता था। फिर वो जियांग से इस बार में बात करने के लिए भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइलान शाओलू के लिए सॉरी लेटर लिख रही होती है। तभी शिनजुआन वहाँ पर आ जाती है जो बाइलान से पूछती है कि वो क्या कर रही थी। तो बाइलान वो लेटर छुपाकर वॉशरूम में चली जाती है, जिसके जाते ही शिनजुआन उसकी डेस्क चेक करती है तो उसे वो शंघाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि बाइलान जल्दी ही फूचेंग सिटी छोड़कर जाने वाली है। वो यहाँ पर बाइलान से पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फूचेंग वापस आएगी, तो बाइलान उसे मना कर देती है। ये सुनकर शिनजुआन उस पर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाइलान की वजह से शाओलू हर्ट हो, इसलिए वो बाइलान को सेल्फिश कहकर वहाँ से चली जाती है। जबकि ये बाइलान का ड्रीम था कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे, इसीलिए अगले दिन वो अपना सॉरी लेटर शाओलू को देने भी चाहती है, पर शाओलू वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो उसके टिफिन बॉक्स के अंदर वो लेटर रख देती है। पर असल में वो टिफिन बॉक्स तो यिंग का था, इसीलिए वो लेटर शाओलू तक पहुँच ही नहीं पाता। आगे हम देखते हैं कि गुआंग और शाओलू मिलकर स्केटिंग रिंग में मिल्क टी बना रहे होते हैं और गुआंग फैक्ट्री से काफ़ी सारा मिल्क लेकर आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये मिल्क उन्हें फूड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने फ्री में दिया है। अब ये लोग मिल्क टी बनाकर सभी लोगों को पिलाते हैं, पर उसे पीने से लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है और वो लोग काफ़ी बीमार हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शाओलू बाइलान को बुलाता है, तो वो यहाँ पर आकर लोगों को मेडिसिन देती है और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि उन सभी को मिल्क की वजह से फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि बाइलान और शाओलू मेडिकल रूम के अंदर होते हैं, जहाँ पर शाओलू उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। तो बाइलान उससे पूछती है कि क्या वो और कुछ नहीं कहना चाहता और उसे उसका दिया हुआ लेटर मिला या फिर नहीं। तो शाओलू कहता है कि उसे तो कोई भी लेटर नहीं मिला और वो सरप्राइज था कि बाइलान ने उसे कन्फेशन लेटर दिया है, पर वो बोलती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, अगर वो चाहे तो उसकी हार्ट बीट भी सुन सकता है। उसके बोलते ही शाओलू अब स्टेथोस्कोप लगाकर बाइलान की हार्ट बीट सुनने लग जाता है, पर दोनों यहाँ पर बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे कि बाइलान नर्वस होकर चली जाती है और अपने डेस्क पर जाकर बैठती है क्योंकि वो शाओलू को ये बताने से डर रही थी कि वो जल्दी यहाँ से जाने वाली है। अगले दिन हम सेक्रेटरी जी सभी लोगों के सामने अनाउंस करता है कि उनके साथ ये जो फूड पॉइजनिंग वाला इंसिडेंट हुआ है उस पर डायरेक्टर एक्शन ज़रूर लेगा और इसके पीछे जो भी है उसे वो लोग पनिशमेंट ज़रूर देंगे। जो सब कुछ गुआंग और शाओलू भी सुन रहे थे, तो गुआंग यहाँ पर शाओलू से कहता है कि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ है, तो वो अब इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेगा। दूसरी तरफ शिनजुआन अंकल दिंग को समझा रही होती है कि ये सब गुआंग ने जानबूझकर नहीं किया है और वो ये सब उसी के लिए कर रहा था। तो उसके अंकल उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं कि उसने अपने भाई यू का स्टैंड तो ऐसे सभी लोगों के सामने नहीं लिया था और वो ऐसे गुआंग का स्टैंड ले रही है, और मैं जानता हूँ कि गुआंग तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए मैं उससे फेस टू फेस बात करूँगा। जिसके बाद हम गुआंग को दिंग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर दिंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ,
बस इसके लिए उसे एक कन्फेशन लेटर पर साइन करना होगा कि ये सब जांग ने किया था। ये सुनकर गुआंग समझ जाता है कि ये सारा प्लान दिंग का था उन लोगों से बदला लेने के लिए, और वो ये भी कहता है कि वो दिंग की बात नहीं मानेगा, ना ही अपने फ्रेंड्स को धोखा देगा। तो दिंग यहाँ पर गुआंग को बताता है कि जिस केस में वो लोग अभी फंसे हुए हैं वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अलावा पुलिस स्टेशन भी जा चुका है, और अगर ये प्रूव हो गया कि ये सब गुआंग ने किया है तो उसे फैक्ट्री से फायर कर दिया जाएगा और उसे 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। जो सुनकर गुआंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, और अगर वो जेल चला गया तो उसकी फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। दिंग उसे यहाँ पर अपनी बात में फंसाने की पूरी कोशिश करता है और बोलता है कि मैं ना तुम्हें इसीलिए भी बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम शिनजुआन को पसंद करते हो, और असल में शिनजुआन ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो शिनजुआन के लिए एक ऐसा लड़का पसंद करे जो कि जेल भी जा चुका हो। ये सुनकर गुआंग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ चुका था, इसीलिए वो फायर होने के और जेल जाने के डर से उस कन्फेशन पर रोते हुए साइन कर देता है। अब पूरी फैक्ट्री में अनाउंस होता है कि फूड पॉइजनिंग वाले इंसिडेंट की पीछे सारी गलती जियांग की थी। वो उसे फूड फैक्ट्री से फायर कर रहे थे और उसके स्केटिंग रिंग का लाइसेंस भी उससे ले रहे थे ताकि वो उस रिंग को बंद कर सके। दूसरी तरफ शाओलू को इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता होता। वो बाइलन के साथ फूड फैक्ट्री लौट रहा था जहां बाइलन उसे बताने वाली थी कि वो शंघाई जाने वाली है, पर तभी सीनियर डॉक्टर आकर बाइलान को उनकी जगह नाइट शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि आज उसकी वाइफ का बर्थडे था। तो डायरेक्टर दिंग चाहते थे कि उनकी जगह पर बाइलान नाइट शिफ्ट करे। ये सुनकर शाओलू को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। वो बाइलान से पूछ लेता है कि क्या कभी उसने पहले नाइट शिफ्ट की है, तो बाइलान उसे बताती है कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था, जिससे कि शाओलू समझ जाता है कि ज़रूर दिंग उनसे उसके बेटे यू का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, इसीलिए उसने बाइलान को नाइट शिफ्ट करने के लिए कहा है ताकि अगर वो कुछ करता है तो शाओलू उसकी मदद ना ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केटिंग रिंग को सील कर दिया जाता है जहाँ रात में जिंग कुछ लड़कों को लेकर लॉक तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर जियांग और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करता है, पर उन्हें पहले ही शाओलू ने इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए वो तैयारी के साथ थे। जहाँ दिंग जियांग को पीछे से आवाज़ लगाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ दिंग के पीछे ही खड़ा हुआ था। तभी जियांग पीछे से दिंग को आवाज़ लगाता है और यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स के अंदर अब फाइट शुरू हो जाती है। जियांग दिंग के लोगों को काफ़ी मारता है, जिस बीच जियांग के पैर में भी चोट लग जाती है जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो दिंग को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की आवाज़ आ जाती है, इसीलिए जियांग के दोस्तों से वहाँ से लेकर भागने लग जाते हैं। लेकिन जियांग के पैर में चोट लगने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रहा था, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और खुद अकेले भागने लग जाता है। पर तभी उसके पीछे दिंग आ जाता है जहाँ वो उसे इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बचाने के लिए शाओलू और बाइलान वहाँ पर आ जाते हैं। पर तभी सही वक्त पर शाओलू और बाइलान आ जाते हैं जहाँ बाइलान एक डंडे से दिंग के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और जियांग को ये लोग फिर यहाँ से एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ बाइलान जियांग के पैर को चेक करके बताती है कि उसके पैर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी है। लेकिन जियांग को पुलिस ढूंढ रही थी और इतने पेन में वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए शाओलू फटाफट से मेडिकल रूम जाता है जियांग के लिए मेडिसिन लेने के लिए। पर जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है तब तक जियांग और बाइलान वहाँ से जा चुके थे क्योंकि जियांग ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, और उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि बाइलान ने उसे समझाया कि अगर वो पुलिस के पास खुद ही चला जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि अभी उसे चोट लगी हुई थी और उसे सज़ा भी कम होगी। लेकिन अगर वो यहाँ से भाग जाता तो उसे हमेशा पुलिस से छुप कर रहना पड़ता और किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता, जिस वजह से उसको शाओलू को अकेला छोड़ना पड़ता। पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसके समझाने पर मान जाता है क्योंकि उसके ऐसा करने से शाओलू का फ्यूचर भी खराब होता। अब हम यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओलू स्केटिंग रिंग के बाहर दुखी होकर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर यिंग आती है और उसे कहती है कि उसे अब दुखी नहीं होना चाहिए और वो सभी लोग साथ मिलकर उसके लिए जस्टिस की फाइट करेंगे। पर शाओलू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब फाइट भी करना चाहता है। तभी यिंग यहाँ पर बात बदल देती है और शाओलू को वही लेटर देती है जो कि असल में बाइलान ने शाओलू के लिए लिखा था, पर वो लेटर यिंग के टिफिन में चला गया था, इसलिए वो लेटर उसके हाथ लगा, जिसकी वजह से वो बाइलान पर काफ़ी गुस्सा भी हुई थी और उस लेटर को जला देने वाली थी। पर उसने ऐसा नहीं किया और बहुत सोचने के बाद वो लेटर उसने शाओलू को दे दिया। जहाँ जब शाओलू उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि बाइलान शाओलू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसके अपने भी कोई ड्रीम है जिसकी वजह से वो फूचिंग सिटी छोड़कर जा रही है। ये पढ़कर शाओलू को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात बाइलान ने उसे छुपाई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बाइलान शाओलू का वेट कर रही होती है। तभी वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे ऐसे देखकर वो उसे शांत कराती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फिर भी वो उसे नाराज़ था क्योंकि बाइलान ने उसका वेट नहीं किया था और जियांग को अरेस्ट करवा दिया। जहाँ वो बाइलान को उसका लेटर देकर कहता है कि वो जान चुका है
कि उसने ट्रांसलेटर की जॉब इसीलिए करी थी ताकि उसे स्पॉन्सर करा जाए और वो जल्दी से फूचिंग सिटी छोड़ सके। उसने कभी भी शाओलू के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए ये बात भी उसने उसे छुपा कर रखी, जो सुनकर बाइलन उसे कुछ भी समझा नहीं पाती और शाओलू भी उसे ऑल द बेस्ट कहकर और लेटर फेंक कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बाइलन बहुत ज़्यादा रोती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर शाओलू काम करता था वहाँ के लोग उसे काफ़ी मिस कर रहे थे। तभी वहाँ पर दिंग आ जाता है जो कि शाओलू के लिए पूछता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी उसे कहता है कि वो पहले से इतनी मार खा चुका है और अभी भी ट्रबल में पड़ना चाहता है। जो सुनकर दिंग गुस्सा करते हुए उन लोगों पर चिल्लाता है, पर वो सभी लोग उससे बिल्कुल नहीं डरते और उसे बोलते हैं कि वो लोग उसे नहीं डरते। जो सुनकर दिंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो इनसे बहस नहीं करता वरना इसकी पिटाई हो जाएगी। अगले सीन में हम बाइलन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर शेनजुआन आ जाती है तो बाइलन उसे एक जोक्स की बुक देती है और कहती है कि काफ़ी दिनों से शाओलू बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो बस उसे खुश करना चाहती है। तो वो उसके बिहाफ पर ये जोक्स पढ़कर उसे सुनाए ताकि उसे अच्छा लग सके, पर उसका ये आइडिया उसे काफ़ी चाइल्डिश लगता है, पर वो यहाँ पर उसकी बात मान जाती है। लेकिन बाइलन यहाँ पर उसे एक और मदद मांगती है और कहती है कि क्या उसे खाना बनाना आता है तो वो उसे भी सिखा दे ताकि वो कुछ अच्छा बनाकर शाओलू के लिए भेज सके जिसे खाकर वो खुश हो जाए। जिसके बाद ये दोनों साथ में वेजिटेबल्स खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ शेनजुआन बाइलन को सॉरी कहती है क्योंकि उसके अंकल और आंटी ने बाइलन के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया था, जिसके लिए बाइलन उसे माफ़ कर देती है और साथ ही पूछती है कि क्या शेनजुआन अभी भी शाओलू को पसंद करती है। पर शेनजुआन उसे बताती है कि उसे अब शाओलू पसंद नहीं है और वो किसी और को पसंद करती है, जहाँ पर वो ग्वांग की बात कर रही थी। अगले दिन अब शेनजुआन शाओलू के घर खाना लेकर जाती है, पर वहाँ पर यिंग भी होती है। वो भी शाओलू के लिए खाना बनाकर लेकर आई हुई थी, जो देखकर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किसका टिफिन खाए। पर तभी वहाँ पर खड़ा हुआ चैन उसे बोलता है कि वो ये सब खाने में उसकी हेल्प करवा देगा। जिसके बाद अब वो शाओलू को फैक्ट्री वापस आने के लिए कहते हैं क्योंकि जब से जियांग जेल में गया था तब से वो घर में रह रहा था, ना तो वो फैक्ट्री आ रहा था और ना ही उनसे मिला था। तो शाओलू ने बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर उसके फ्रेंड्स यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाओलू अपने रूम में बैठकर जियांग के दिए हुए कोट को देख रहा था। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं, जहाँ शाओलू उनसे बोलता है कि जियांग ने सारे अच्छे काम किए हैं। उसने स्टॉकर को पकड़वाया और गुआंग को स्टॉल लगाने के लिए जगह दी, पर फिर भी उसके साथ गलत हुआ जबकि वो तो हीरो था। तो उसके डैड यहाँ पर उसे समझाते हैं कि जियांग अब भी हीरो ही है क्योंकि हर कोई जियांग जैसे ही बनना चाहता है, जिसने उस स्टॉकर को इतनी आसानी से पकड़ लिया। और जियांग कभी भी नहीं चाहेगा कि शाओलू बस घर पर बैठा रहे और कुछ ना करे। जो सुनकर शाओलू को कुछ याद आता है और वो यहाँ से फटाफट सिटी हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो उस लड़की से मिलने के लिए आया था जिसे फाइट के बीच में जियांग ने सर पर मार दिया था। अब वो जैसे ही वहाँ पर जाकर उस लड़की की मॉम को बताता है कि वो जियांग का कज़न है और जियांग के लिए उस लड़की से मिलने के लिए आया है, तो उस लड़के की मॉम उस पर काफ़ी चिल्लाती है और उसे मर्डरर कहकर वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि उसके बेटे को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई थी। पर तभी बाइलन वहाँ पर आ जाती है जो कि उस लड़के की बहुत ही दिनों से केयर कर रही थी। वो यहाँ पर शाओलू से बात करती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसका कज़न जियांग दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने ही बाइलन को हॉस्पिटल आकर उस लड़की की केयर करने को कहा था। ये दोनों अब यहाँ से एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन लोगों को यहाँ से लेकर जाती है। असल में इन पर डायरेक्टर दिंग ने एलिगेशन लगाए थे कि जिस रात जियांग ने उस पर हमला किया था उस दिन बाइलन और शाओलू में से किसी एक ने उसके सर पर स्टिक से मारा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई। पुलिस अब यहाँ पर इन दोनों से अलग अलग बिठाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, पर यहाँ ये दोनों ही एलिगेशन अपने ऊपर ले लेते हैं और एक दूसरे को बचा रहे थे। जहाँ बाइलन का कहना था कि उसने दिंग के सर पर स्टिक से मारा था और शाओलू भी यहाँ पर पुलिस को यही बोल रहा होता है कि उसने उसके सर पर मारा था। जिन दोनों को इस तरीके से देखकर पुलिस भी परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहे हैं और झूठ कौन बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर बाई आ जाते हैं। वो किसी वजह से बाइलन को पुलिस स्टेशन से निकलवा देते हैं और उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाते हैं, जहाँ वो बाइलन की बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़की है। जहाँ एक बार के लिए बाइलन को फील होता है कि शायद वो उसे अपनी डॉटर जैसा मानता है, पर वो यहाँ पर असल में कुछ और ही सोच रहा था। वो उसे बताने लग जाता है कि कैसे उसकी वाइफ और उसके रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो उसे डिवोर्स कर रहा है। इसके बाद वो चाहता है कि अब वो इसी तरीके से हमेशा बाइलन के साथ साथ में लंच करे, यानी कि वो इनडायरेक्टली उसे अपनी मिस्ट्रेस बनने के लिए कह रहा था। और अगर बाइलन ऐसा करेगी तो वो उसे शंघाई यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्पॉन्सर करेगा। वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाया करेगा ताकि वो अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू रख सके और इससे उसका फ्रेंड यानी कि शाओलू को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। वो ये केस रफा दफा करवा देगा। जो सारी बातें सुनकर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब शाओलू भी जेल से बाहर आ जाता है और उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर शाओलू सोच रहा था कि आखिर पुलिस ने उन दोनों को अचानक से क्यों छोड़ दिया। तभी बाइलन वहाँ पर आ जाती है
और सभी लोग उसे कहते हैं कि यहाँ पर जरूर बाइलन ने ही अपना माइंड यूज करके उन दोनों को फ्री तो नहीं कर दिया। जिस पर वो उन्हें कहती है कि वैसे भी दिंग के सर पर उसने हिट किया था। और अब वो सभी को बताती है कि वो यहाँ पर उन्हें गुड बाय कहने के लिए आई थी, क्योंकि वो शंघाई जा रही थी। यानी कि उसने मिस्टर बाई का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके यहाँ से जाने के डिसीजन से सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो उनकी अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में अनाउंस किया जा रहा था कि जियांग को 5 साल की जेल हो चुकी है और शाओलू को भी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एब्सेंट रहने की वजह से कुछ टाइम के लिए वेयर हाउस में डाला जा रहा है। पर सभी लोग यहाँ पर गॉसिप करने लग जाते हैं कि बाइलान की फैक्ट्री में मिसबिहेव करने के बाद भी उसे प्रमोशन मिल गया और वो शंघाई जाने का। ये सुनकर सभी लोग उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं कि ज़रूर उसने मिस्टर बाई को ना कुछ फेवर्स दिए होंगे, इसी वजह से उसे प्रमोशन मिला है। अब शाओलू काफ़ी दिनों बाद फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ उसे वेयर हाउस में सामान उठाने का काम मिला था। तो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर गुआंग भी आ जाता है। वो बोलता है कि अब से वो भी उसके साथ ही वेयर हाउस के अंदर काम करेगा, फिर भले ही उसे कम सैलरी क्यों ना मिले। जिसके बाद वेयर हाउस से फ्री होकर शाओलू और गुआंग नहा रहे होते हैं, जहाँ शाओलू गुआंग को वहाँ पर उसके साथ आने के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि उसका कज़न जेल में था और बाइलन भी शंघाई जा रही थी। तो ऐसे वक्त में सिर्फ गुआंग था जो कि उसका साथ दे रहा था, पर वो थोड़ा सा यहाँ पर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने जियांग को जेल भेज दिया झूठा कन्फेशन साइन करके। ये बात वो यहाँ पर शाओलू को बताने की कोशिश भी करता है, पर बता नहीं पाता। इसके बाद हम डायरेक्टर दिंग को देखते हैं, जो अपनी वाइफ से यही बात कर रहा होता है कि बाइलन आखिर जेल से बच कैसे गई और उसने प्रमोशन कैसे मिल गया। मैंने पुलिस स्टेशन में मिस्टर बाई को आते हुए देखा था, तो ज़रूर उसका उनसे कोई ना कोई लेना देना तो ज़रूर है, उन्होंने ये सब करवाया होगा। पर उसकी वाइफ उसका यहाँ पर मजाक उड़ाती है कि उसका नाम भी तो फैक्ट्री में इसी वजह से फेमस हो रहा है ना। तभी वहाँ पर शिनजुआन आ जाती है, जो कि फैक्ट्री जा रही थी। दिंग उससे पूछता है कि आजकल बाइलन किसके पीछे जा रही है, जो कि उसे शंघाई जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो शिनजुआन जवाब देती है कि वो जैसा सोच रहा है बाइलन वैसी लड़की नहीं है और वो बहुत ही अच्छी है। जो सुनकर दिंग और उसकी वाइफ शिनजुआन पर चिल्लाने लग जाते हैं कि उन्होंने उसको बचपन से उसके घर में रहने को जगह थी और अब वो उनके अगेंस्ट ही बोल रही है, वो उसे घर से निकाल सकते हैं। तो शिनजुआन बोलती है कि जैसी आप लोगों की मर्जी, और अब से मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और ये दोनों उसका मुंह देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम बाइलन को देखते हैं, जिसका सामान येंग उसके रूम से बाहर फेंक रही होती है। तभी बाइलन वहाँ पर आ जाती है, जहाँ बाकी सभी लड़कियां बाइलन को कहने लग जाती है कि उसने शाओलू को धोखा दिया और उसका यूज करके उसे प्रमोशन मिल गया, वो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है। पर वो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। तभी शिनजुआन भी वहाँ पर पहुंच जाती है, वो बाइलन को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर जैसे वो अपना सामान लेकर नीचे उतरती है, तो येंग गुस्से में उसकी बुक्स भी नीचे फेंक देती है, जो चीज शाओलू भी देख लेता है। वो फिर अब बाइलान के पीछे जाता है, क्योंकि अब उसके पास डॉम में रहने की जगह नहीं थी और ना ही उसके पास कहीं और रहने का ठिकाना था। इसलिए वो बस अपना सामान लेकर इधर उधर घूम रही थी, जो देखकर शाओलू उसे रहने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है। ये जगह सी साइड पर एक पुरानी बोट थी। शाओलू बताता है कि ये जगह जियांग की है, तो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हो, उसे यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद अभी दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ ये दोनों गेम्स भी खेलते हैं। और बाइलान यहाँ पर शाओलू से पूछती है कि क्या वो उससे नाराज़ नहीं है, तो वो उसे बताता है कि वो उसकी हर चॉइस को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जिसे वो पसंद करता है वो उसे अपनी ड्रीम्स पूरे करने से नहीं रोक सकता और ना ही उसे सिटी छोड़कर जाने से रोक सकता है, क्योंकि बाइलान ने अपने ड्रीम्स पूरे करने का बहुत टाइम पहले से ही सोच रखा था। और शाओलू अब उसे रोकने के बजाय उसे सपोर्ट करना चाहता था, ताकि वो अच्छे से अपनी ड्रीम्स को पूरे कर पाए। जिसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में भी सारे एलिगेशंस अपने ऊपर ले लिए थे, क्योंकि उसे ट्रस्ट था कि बाइलान भी ज़रूर ऐसा ही कर रही होगी और वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। जहाँ शाओलू एक बार फिर बाइलान के कहने पर उससे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। वो बोलती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये बोलकर वो उसे किस भी करती है और शाओलन काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बाइलान ने उसके सामने कन्फेस कर दिया था। अगले दिन अब बाइलान डायरेक्टर बी के ऑफिस में एक नोट छोड़कर जाती है और उन्हें एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है, जो देखकर डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पूरी तैयारी के साथ एक रिंग वगैरह लेकर बाइलान से मिलने के लिए जाता है, ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। वो फिर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ बाइलान उससे बात करना शुरू करती है कि वो शंघाई तो जा रही है, पर वो उससे शादी कैसे करेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। इस पर डायरेक्टर बाइलान से कहता है कि वैसे भी अपनी मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपनी वाइफ से बहुत ही जल्दी डिवोर्स ले रहा है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर सकते हैं। ये बोलकर वो एक रिंग का बॉक्स निकालकर बाइलान को प्रपोज करने लगता है और बोलता है कि पूरी फूचिंग सिटी के अंदर सिर्फ एक वही है जो कि उसे शादी करने के लायक है। जो सुनकर बाइलान यहाँ पर सेक्रेटरी जी को सामने आने के लिए कहती है और बताती है कि सेम नोट उसने उसके बेटे को भी भेजा था, ताकि वो अपने डैड की सच्चाई देख सके। ये बोलकर वो शंघाई जाने वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी उसके मुंह पर यहाँ पर फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है कि वो लोग उसे खरीद नहीं सकते।
अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो वो मैं अपनी कैपेबिलिटीज से कर सकती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर सेक्रेटरी जी उसे पकड़कर थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ पर शाओलू आकर उसे इस हरकत के लिए पंच मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो डायरेक्टर बी को भी मारने वाला था, पर बाइलन उसे रोक देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। जब वो उसे यही समझाती है कि वो लोग इन लोगों से फाइट करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बार ऐसा करके देख चुके थे और उन्हें जस्टिस भी नहीं मिला था। पर शाओलू यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उन्होंने बाइलन के साथ मिसबिहेव किया, पर वो उसे यहाँ पर शांत करवाती है। जिसके अगले दिन फैक्ट्री में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सभी लोगों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर दिंग सभी के सामने एक स्पीच देता है, जो कि असल में स्पीच नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ लोगों की बुराई कर रहा था कि किस किस ने फैक्ट्री के अंदर रूल्स तोड़े हैं। जहाँ वो सबसे ज्यादा शाओलू को हाईलाइट करता है, पर इसके साथ साथ वो बाइलन के बारे में भी बहुत बुरा कहता है कि उसके तो बहुत सारे अफेयर्स हैं। जो सुनकर बाइलन हिम्मत करके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये जरूर से डायरेक्टर बी ने कहने के लिए बोला होगा। तभी मिस्टर न्यू भी सभी के सामने दिंग को कहते हैं कि सभी लोगों की गलती एक्सपोज कर रहा है, उसे अपनी भी तो गलती एक्सपोज करनी चाहिए ना, कि उसने कैसे फांग के साथ गलत किया था। तभी शाओलू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि स्टेज पर चढ़ जाता है। वो सभी से ये कहता है कि उसने फैक्ट्री में बहुत सारी गलतियाँ की है, जिसकी वजह से वो वेयर हाउस में काम कर रहा है, पर वो वहाँ पर भी मेहनत कर रहा है और उसे इस बात का कोई भी गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसे हमेशा सच्चाई का साथ दिया। वो कभी भी डायरेक्टर दिंग जैसे विलन के सामने नहीं झुकेगा, जिस बात से वो बहुत ज्यादा खुश भी था। और फिर वो सभी के सामने यहाँ पर दिंग को एक पंच मारता है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। और वहाँ पर बैठे हुए कुछ वर्कर स्टेज पर आ जाते हैं। वो खुश होकर बिना डरे अपनी यहाँ पर गलतियां बताने लग जाते हैं कि उन्होंने कभी कभी फैक्ट्री से सामान चोरी किया है और वो कैसे एब्सेंट भी रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया, न ही किसी को टॉर्चर किया। जो सुनकर सभी लोग साथ में वहाँ पर कैरियोकी नाइट भी शुरू कर देते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। पर शाओलू बाइलान को बाहर जाते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि उसका साथ भले ही फिलहाल कोई ना दे रहा हो, पर उसके साथ उसके फ्रेंड्स है और शाओलू भी है। इस पर बाइलान उसे बताती है कि भले ही उसके साथ सब लोग हैं, पर वो कभी भी डायरेक्टर बी या फिर दिंग जैसे लोगों से फ्री नहीं हो पाएंगे और इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो फूचिंग से निकलकर किसी बड़ी सिटी में जाए, क्योंकि उसे पता था कि जब तक ये लोग इस फैक्ट्री के अंदर रहेंगे तब तक यहाँ का हाल ऐसे ही रहने वाला था। वो यहाँ पर शाओलू से भी एक सवाल पूछती है कि क्या वो उसके साथ फूचिंग छोड़कर चलेगा, तो शाओलू कुछ भी नहीं कह पाता। तो बाइलान ने उसे यही कहकर चली जाती है कि भले उसका जो भी डिसीजन हो, वो उसके साथ आना चाहता हो या फिर नहीं, पर बाइलान हमेशा उसे याद रखेगी और उसके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद करके खुश होगी। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बाइलान को फैक्ट्री से सस्पेंड कर दिया गया था। इधर शाओलू जियांग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। जब वो उससे पूछता है कि अगर शाओलू फूचिंग से चला गया और जियांग से नहीं मिल पाया तो वो क्या करेगा, जिस पर जियांग उसे समझाता है कि शाओलू हमेशा से पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहा है, तो उसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी के फैक्ट्री के हालात थे उस तरीके से फैक्ट्री बहुत ही जल्दी लॉस में जाने वाली थी, और अगर वो फैक्ट्री के अंदर रह जाता है तो या तो वो दिंग जैसा इंसान बन जाएगा या फिर उसका एंड भी जियांग के जैसे जेल के अंदर होगा। जिसकी वजह से वो उसे यही समझाता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए, और अगर वो उसके जेल से बाहर आने तक यहीं पर रहना तो वो उसे बहुत मारेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर की रात आ जाती है और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ होते हैं। जब मिस्टर न्यू ने भी चैन को डिनर पर इनवाइट किया हुआ था, उसे देखकर यंग खुश नहीं होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उन्होंने यहाँ पर शाओलू को डिनर पर इन्वाइट किया है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठकर ठीक से खाना भी नहीं खाती और बहुत सैड हो जाती है। तो चैन उसे बताते हैं कि वो लोग डिनर करके बाहर फायरवर्क्स जलाने के लिए जाएंगे, जहाँ वो शाओलू को भी ढूंढ सकती है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और खाना खाकर चैन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम शिनजुआन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और अपने मॉम डैड से फ़ोन बूथ पर बात कर रही थी। वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो चीज़ ग्वांग भी वहाँ पर खड़े होकर सुन लेता है। वो शिनजुआन को बताता है कि ये फ़ोन बूथ कब का बंद हो चुका है, तो वो उसका कार्ड यूज़ करके अपने मॉम डैड से बात कर सकती है। तो शिनजुआन उसे रोते हुए बताती है कि वो बस फ़ोन बूथ पर अपने मॉम डैड से बात करने का नाटक कर रही थी। उसके पास तो उसके पेरेंट्स का नंबर भी नहीं है, क्योंकि बचपन में ही उनका डिवोर्स हो गया था। तभी से वो अपने अंकल दिंग के यहाँ पर रहती है, क्योंकि उनका बेटा मेंटली इल था, इसीलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद से वो कभी भी अपने मॉम डैड से कांटेक्ट नहीं कर पाई। जो सुनकर लियांग भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे बोलता है कि वो उसे अपना फ़ोन बूथ समझ के उसे सब कुछ शेयर कर सकती है, क्योंकि भले ही उसके पास अपने मॉम डैड नहीं थे, पर ग्वांग उसके लिए उसकी फैमिली बन सकता है। जो सुनकर शिनजुआन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है, तो ग्वांग उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम शाओलू को देखते हैं, जो अपने घर पर फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। वो लोग यहाँ पर याद कर रहे होते हैं कि हर न्यू ईयर पर जियांग भी उनके साथ होता था, पर इस बार वो जेल में है।
जहाँ शाओलू की मॉम उसे समझा रही होती है कि वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर हार्ड वर्क करे और फैक्ट्री में ही फोकस करे ताकि कुछ दिन में उसकी सैलरी बढ़ जाए और वो जल्दी से सेटल हो जाए। पर शाओलू ने बताता है कि वो फूचेंग से बाहर जाना चाहता है और अपना एग्जाम भी वापस से देना चाहता है ताकि वो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन सके और अपना अच्छा फ्यूचर बना सके। ये सुनकर मॉम उसे मना कर देती है कि वो फ्यूचर छोड़कर नहीं जाएगा। जो सुनकर शाओलू डिनर टेबल से उठकर यहाँ से चला जाता है। वो सीधे फिर बाइलान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो हमेशा से ही सोचता था कि वो बस फ्यूचर में ही अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करके निकाल देगा। पर बाइलान से मिलकर उसे समझ में आया कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और वो ये भी चाहता था कि बाइलान उसे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करे। जहाँ वो उसे बोलता है कि भले ही वो इस सिटी के अंदर उसके लिए नहीं आई थी, पर शाओलू यहाँ से सिर्फ उसी के लिए जा रहा है ताकि वो उसके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर बना सके। जो सुनकर बाइलान उसे गले लगा लेती है। तभी न्यू ईयर नाइट शुरू हो जाती है और आसमान में काफी सारे फायरवर्क्स होने लगते हैं, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को किस करते हैं। जो इन्हें किस करता हुआ यिंग देख लेती है, उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। तो चैन भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और शाओलू और बाइलान मजे से अपना न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।